दिवसीय कार्यशाला जिसका विषय संगणक एवं ई संसाधन था, पर विगत 7 दिनों से चल रही कार्यशाला कल पूर्ण हो गई। आज समापन सत्र में उपस्थित सभी विद्वत वृंद का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन है। भारतीय परंपराओं और संस्कृति का अनुसरण करते हुए सर्वप्रथम कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु मंगलाचरण के लिए मैं डॉक्टर प्रतिभा आर्या जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर प्रतिभा आर्या जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर प्रतिभा आर्या जी आमंत्रित हैं मंगलाचरण करने के लिए। म्यूट है। एक मिनट। नहीं, ठीक, आवाज आ रही है आपकी। ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्यो दिव्याधिमहारथो जायतान्दोग्ध्रिधेनुर्वोढा नट्वा नाशः सप्तिः पुरधिर्योषा जिष्णोरथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पताम्। ब्रह्मन् ब्रह्मण्णा ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्राह्मणो ब्रह्मण्णा ब्रह्मन् ब्राह्मणः ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्राह्मणो ब्रह्मण्णा ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि ब्राह्मणो ब्रह्मन् ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतां ब्रह्मवर्चसि ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतां ब्रह्मवर्चसि जायतां ब्रह्मवर्चसि जायतामाजायता ब्रह्मवर्चसि जायतामा ब्रह्मवर्चसीति ब्रह्मा वर्चसि जायतामास्मिन्नस्मिन्ना जायतामास्मिन् पच्यन्ताम् औषधय पच्यन्ताम् औषधय योगक्षेमः पच्यन्तां योगक्षेमो नः योगक्षेमो नो योगक्षेमो नः कल्पतां नो योगक्षेमो नः कल्पताम् योगक्षेम इति योगक्षेमः नः कल्पतां नो नः कल्पतामिति कल्पताम् इति घनपाठः। धन्यवाद। बहुशः आभार डॉक्टर प्रतिभा आर्या जी का। बहुत ही सुंदर वैदिक मंगलाचरण। तदनंतर इस संपूर्ति सत्र में माननीय अतिथि के रूप में जो विद्वद्गण उपस्थित हैं, उनके स्वागत एवं परिचय कथन हेतु उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में ही प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत, संस्कृत के लिए ही अपने जीवन को समर्पित करने वाले, अहर्निश संस्कृत के बारे में ही चिंतन करने वाले श्री जगदानंद झा सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि सर आप मंच पर आएं और हमारे माननीय अतिथियों का परिचय एवं स्वागत वंदन करें।
जगदानंद झा सर। धन्यवाद अवनींद्र जी। जैसा कि आप लोग अवगत ही होंगे, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा दिनांक 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक इस सप्तदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में अनेक विद्वज्जन हम लोगों को प्रशिक्षण दिए। उसमें डॉक्टर दिवाकर मिश्र जी, डॉक्टर विपिन कुमार झा, डॉक्टर उमेश कुमार सिंह जी, डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी, डॉक्टर कुमार नृपेंद्र पाठक जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी, आप लोगों ने प्रशिक्षण दिया। मैं भी 1-2 कक्षा इसमें से लिया था। इन सभी प्रशिक्षकों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। हमारे मार्गदर्शकों में यहाँ पर उपस्थित रहे डॉक्टर नवलता जी, जो इस पूरे कार्यशाला का अवलोकन करती रही हैं। डॉक्टर मदन मोहन झा जी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग रहा है। उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी जो यह स्वागत उद्बोधन है हमारे निदेशक महोदय द्वारा दिया जाना था, लेकिन कार्यव्यस्तता के कारण इस समय उपस्थित नहीं हुए हैं। वो अंतिम समय में जब इसका समापन होने लगेगा उस समय धन्यवाद ज्ञापन के लिए आएंगे। और अध्यक्ष जी भी कहीं रास्ते में हैं, जिसके चलते उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है या वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो भी यहाँ प्रशिक्षक प्रशिक्षण देने के लिए आए थे, उन सभी प्रशिक्षकों के गुरु, हम लोगों के गुरु प्रोफेसर गिरीश नाथ झा जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय महोदय, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान आपका आभार प्रकट करता है, आपका स्वागत करता है। आपके बारे में बहुत कुछ कहने का मन करता है, लेकिन क्या कहा जाए और क्या छोड़ा जाए। संप्रति आप तकनीकी एवं आप अनेक भारतीय भाषाओं के बारे में कार्य कर चुके हैं, जिसमें से द्विभाषीय भाषण विविधताओं का अध्ययन करने के लिए गूगल परामर्श के रूप में एनसीआर में द्विभाषी जो बातचीत है उसके अध्ययन करने के लिए गूगल को परामर्श दिया है। भारतीय भाषाओं के लिए मोबाइल कीबोर्ड की कंसल्टेंसी में कार्य किया है। छोटी छोटी जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें मोबाइल फोन प्रोडक्टिव कीबोर्ड के लिए, जैसे एक दिन चर्चा हो रही थी, बच्चे पूछ रहे थे कि कौन सा कीबोर्ड मोबाइल के लिए उपयोगी होगा हिंदी लिखने के लिए, और उसमें बातचीत उभर करके आई थी कि सबसे अच्छा स्विफ्ट की है। और आपने स्विफ्ट की कंसल्टेंसी में भी कार्य किया है। मेडिकल डोमेन के लिए भारतीय भाषाओं के मशीनी अनुवाद हो, चाहे भाषाई डाटा कंसोर्टियम का काम हो, ऐसे बहुत लंबी फहरिस्त है जिसके बारे में आपने बहुत कुछ किया है और इससे हम लोगों को कृतार्थ किया है। इससे संस्कृत भाषा अन्य भारतीय भाषाएं समृद्ध हुई है और डिजिटल माध्यम से हम उसका उपयोग कर पा रहे हैं। आपने अनेक पुरस्कारों को अलंकृत किया है। 26 मई 2017 को संस्कृत भाषा विज्ञान के लिए दत्तपीठ आस्था विद्वान पुरस्कार प्राप्त किया है। कश्मीर शिक्षा संस्कृति और विज्ञान सोसाइटी द्वारा शारदा लिपि के पुनरुद्धार और विकास के लिए KECSS सम्मान आपको 2016 को प्राप्त हुआ है। DADL फेलोशिप 2014 में जर्मनी के बुर्जबर्ग विश्वविद्यालय में कम्युनिकेशन भाषा विज्ञान पढ़ाने के लिए आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से अनेक पुरस्कार आपको मिल चुके हैं। आपने अनेक ग्रंथों का लेखन भी किया है। उनमें से कुछ ग्रंथों का फोटोग्राफ्स भी मैं रखा हूँ, लेकिन समय अधिक हो जाएगा। हम लोग आपको सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आपके बारे में हम बहुत कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कहने का साहस नहीं हो पाता है। ऐसे ऋषि पुरुष को पाकर हम लोग धन्य हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से आपका हम स्वागत करते हैं।
इस कार्यशाला के संचालन में जिन लोगों ने योगदान दिया है, डॉक्टर चंद्रकांत द्विवेदी जी, अवनींद्र कुमार जी, अरुण निषाद जी, प्रतिभा आर्या जी, उन सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं। उमेश जी भी यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सभी लोगों का स्वागत करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज हमारे बीच माननीय मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर गिरीश नाथ झा सर उपस्थित हैं, जिनका एक विराट परिचय है। और जगदानंद सर ने बहुत सही कहा कि चाहे हम कितना भी कुछ कहें वह अल्पतम ही होगा उनके विषय में। अस्तु, इस 7 दिवसीय कार्यशाला के 7 दिनों में क्या क्या विषय हमारे सामने उपस्थापित किए गए, किन किन वक्ताओं ने अपने वैदुष्यपूर्ण व्याख्यानों से संस्कृत जगत के ढेर सारे सुधी वृंदों का अवगत कराया और तकनीकी की ओर जोड़ने का प्रयास किया, ये संपूर्ण आख्या कथन करने के लिए इस कार्यशाला के सूत्रधार के रूप में मौजूद डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी को मैं आमंत्रित करता हूं, जो सहायक प्रोफेसर हैं संत गणिनाथ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मऊ में। तो सर, आप आमंत्रित हैं, आप 7 दिवसीय कार्यशाला की आख्या वृत्त कथन प्रस्तुत करें। जी धन्यवादः। नमः सभाभ्यः। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा, विना वेदं विना गीतां विना रामायणीं कथां, विना कविं कालिदासं भारतं भारतम्। इस हमारी आर्ष परंपरा के हम अनुयायी आभासी पटल पर समुपस्थित अमरवाणी विद्या के परम उपासक मैं चंद्रकांत शुक्ल आपके समक्ष अति संक्षेप में कार्यशाला वृत्त प्रस्तुत कर रहा हूं। वस्तुतः यह कार्यशाला 7 दिनों तक चली, हम सब ने अधिकाधिक लाभ लिया। आज इस संपूर्ण सत्र में एक ऐसे महर्षि तुल्य आचार्य प्रवर का मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। आपके लिए यह एक हमें अलग से सत्र आयोजित करना पड़ा है कि हम अधिक से अधिक लाभ, पूर्णाहुति में यदि सबको थोड़ा बहुत ज्ञान अगर पीछे छूटा है वह भी इसमें सम्मिलित हो जाए तो लोगों की पूर्णता हो जाती है, लोग उस पूर्ण ज्ञान में अपने आप को जोड़ लेते हैं। इसी क्रम में आज आदरणीय झा सर के नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। तो मैं अति संक्षेप में प्रस्तुत करता हूं, 2 से 3 मिनट लेना चाहूंगा। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा, इस सिद्धांत तथा पठतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम के परम अनुयायी उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम के मनीषी अध्यक्ष माननीय आचार्य वाचस्पति मिश्र महोदय, महाजनों जैन गतः सपंथा के रूप में हम सबके आचरणीय, आदरणीय, तकनीकी और संस्कृत के पारस्परिक संबंध स्थापना के प्रमुख सूत्रधार श्रद्धेय मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित आचार्य गिरीश नाथ झा महोदय, अध्यक्ष वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के विशेषानुरागी कवि, प्रशासनिक दक्षता और कुशलता के साथ निपुणता के पर्याय आदरणीय श्री पवन कुमार महोदय, निदेशक उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान एवं हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ, ऑनलाइन पटल पर समुपस्थित परम सम्माननीय मंच, सहयोगी एवं स्नेही प्रतिभागी वृंद, सांस्थानिक भारतीय भाषा विभागों में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान सक्रियता, क्रियाशीलता और संलग्नता से लक्ष्यानुगामी का अभूतपूर्व उदाहरण है। अपने विभिन्न क्रियाकलापों से उत्तर प्रदेश के साथ संपूर्ण संस्कृत विद्वानों, अध्येताओं
जिज्ञासुओं के आशा और आस्था का केंद्र बना हुआ है। सरल संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण के लिए मिस्ड कॉल योजना, IAS PCS के लिए निःशुल्क मार्गदर्शन कोचिंग, योग, कर्मकांड, पौरोहित्य, विभिन्न संगोष्ठी, संपादन, प्रकाशन आदि के साथ यह सक्रिय है। इसी क्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ आधुनिक तकनीकी दक्षता युक्त हमारी शिक्षा व्यवस्था का संविधान लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसके आधार पर उच्च शिक्षा के लिए निर्मित पाठ्यक्रम में विशेष रूप से भाषा संकाय हेतु कंप्यूटर एवं इंटरनेट का प्रयोग को सम्मिलित किया गया है, जिसे प्रायः सभी विश्वविद्यालयों द्वारा भी किसी न किसी कक्षा में रखा गया है, किंतु प्रायः हम भाषा शिक्षकों और छात्रों के लिए यह अत्यंत नवीन है। उपयुक्त पुस्तक का एवं जागरूकता के अभाव के कारण अरुचिकर एवं कठिन भी है, यह कहना गलत नहीं होगा। किंतु महोदय, इस अवस्था पर प्रकृत कार्यशाला ने रुचि, इच्छा, जिज्ञासा और सतत अभ्यास का जागरण किया है। सम्माननीय वृंद, हमारे मार्ग को सरल तथा सुगम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने संगणक एवं ई संसाधन कार्यशाला के निःशुल्क आयोजन की संस्तुति प्रदान की। इसके लिए देश के विभिन्न प्रदेशों से 921 जिज्ञासु शिक्षकों एवं छात्रों ने पंजीयन किया, जिसे देखकर हम संयोजकों के लिए समस्या और उत्साह दोनों रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं निदेशक महोदय की दूरदर्शिता व मार्गदर्शन से श्रीमान जगदानंद झा जी के नेतृत्व में मैं तथा मेरे सहयोगी डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे जी, जो इस समय इस सत्र का संचालन कर रहे हैं, डॉक्टर प्रतिभा आर्या जी, डॉक्टर अरुण कुमार निषाद जी के संयुक्त संयोजन व प्रतिभागियों के सहयोग ने कार्यशाला को सार्थकता प्रदान की। महोदय, कार्यशाला के लिए जो नई शिक्षा नीति के अनुसार बने पाठ्यक्रम में विषय रखे गए हैं, उसमें कंप्यूटर का सामान्य परिचय, गूगल असिस्टेंट एवं वॉइस टाइपिंग, कंप्यूटर में संस्कृत हिंदी लेखन हेतु उपयोगी टूल्स, IT इंडस्ट्री में संस्कृत की उपयोगिता, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन लर्निंग एवं रिसर्च प्लेटफॉर्म, विभिन्न सॉफ्टवेयर, इंटरनेट का प्रयोग एवं वेब सर्च। इस पर अपने साधना, आपके मार्गदर्शन, माननीय मुख्य अतिथि महोदय की प्रेरणा पाकर के जिन संस्कृत विद्वानों ने इस पर विशेष कार्य किया है, ऐसे डॉक्टर दिवाकर मिश्र जी, डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी, डॉक्टर उमेश कुमार सिंह जी और डॉक्टर नृपेंद्र कुमार पाठक जी तथा डॉक्टर जगदानंद झा जी, आप सभी ने इन समस्त बिंदुओं पर सम्मिलित प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। महोदय, अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस कार्यशाला ने हम सब के हृदय में संस्कृत के व्यापक कार्य को डॉक्टर शुक्ल जी का संपर्क टूट गया है, इसी कारणवश वो अभी फिर से जुड़ जाएंगे, उपस्थित होंगे। संचालक महोदय से अनुरोध है कि कृपया आख्या कथन बाद में जो अवशेष अंश है उसको पूरा करा लिया जाए और फिर वक्ता का व्याख्यान आरंभ करा लिया जाए। नेटवर्क बाधा से थोड़ा व्यवधान उपस्थित हुआ है, वह शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा। तदनंतर जो कार्य है वह था इस विगत 7 दिनों में हमारे सुधी प्रतिभागियों ने जो सीखा, जो जाना और जो उनमें परिवर्तन आए, उनको सबके सम्मुख प्रस्तुत करने का। तो
4 प्रतिभागी हमारे सामने उपस्थित हैं जो केवल 2-2 मिनट में अपनी बात, अपने अनुभव को हमारे सम्मुख रखेंगे। यद्यपि इतने कम समय में अपनी बातों को सामने रखना कठिन है, पुनरपि समय की मर्यादा का अनुपालन करते हुए अल्प समय में अपने अनुभव कथन को प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर गीता शुक्ला जी को। आप लखीमपुर खीरी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आप आमंत्रित हैं मैम अपने अनुभव कथन के लिए। डॉक्टर गीता शुक्ला जी मैम। आप जुड़ी हुई हैं? जगदानंद झा सर देख लीजिएगा वो म्यूट अनम्यूट करने की स्थिति उनको। जगदानंद झा सर अगर आवाज सुन रहे हो आप तो कृपया ये जो 4 हमारे प्रतिभागी हैं जिन्हें अनुभव कथन करना है, हो गया। हाँ जी धन्यवाद। धन्यवाद भाई अवनींद्र जी। मैंने असल में दोनों रखा था, प्रयोग किया तो दोनों से लॉगिन किया हुआ था। अत्यंत सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष और इस सत्र के भी अध्यक्ष माननीय आचार्य वाचस्पति मिश्र महोदय, सारस्वत अतिथि, प्रेरक, सूत्रधार के रूप में आदरणीय नवलता दीदी, हम सम्मान और स्नेह से दीदी को नवलता दीदी ही कहते हैं, जबकि डॉक्टर नवलता जी जो कि कानपुर के VSSD कॉलेज से पूर्व सेवानिवृत्त हैं। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, समय की मर्यादा बहुत है तो केवल अनुभव कथन विषय पर आती हूँ। सभी को यथोचित अभिवादन समर्पित करते हुए इस कार्यशाला का मेरा अनुभव कुछ इस प्रकार रहा। जब मुझे विभिन्न व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से इसकी जानकारी मिली तो मैंने पंजीकरण कर दिया और प्रतीक्षा करने लगी 14 जुलाई की, परंतु 14 जुलाई को 6:34 तक मेरे पास कोई सूचना नहीं मिली। तो मैंने डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ल जी को व्हाट्सएप से मैसेज किया और उद्घाटन सत्र लगभग निकल चुका था, परंतु शुक्ल जी के द्वारा तत्काल ही मुझे एक लिंक भेजा गया जिससे मैंने उसे ज्वाइन किया और तब से आज तक अभी तक मैं इस मंच पर, आभासी मंच पर उपस्थित हूँ। और प्रथम सत्र 14 जुलाई के प्रथम सत्र से लेकर के और आज जो जिसका अभी उपसंहार शेष है, यहाँ तक की पूरी संस्कृत संगणक की संसाधन कार्यशाला की यात्रा हमने तय की है आप सबके साथ, जिसमें हम लोगों के लिए तो ये एकमात्र लिंक क्लिक करके कर देना होता है, लेकिन उसके पीछे ना जाने कितने लोगों का अथक श्रम लगा हुआ होता है उसे परिणाम तक पहुंचाने के लिए। तो इसमें जो प्रशिक्षकों के द्वारा जो हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, उसमें अभी वैसे मैंने उसे 2 कॉलम में किया था, हमने जाना और हमने सीखा, परंतु जो भी आख्या प्रस्तुत की गई उसमें वे सब चीजें आ गई हैं। और मेरा इसमें जुड़ने का प्रयोजन था, MA पूर्वार्ध के 2nd सेमेस्टर में एक पेपर लगा हुआ है ई संगणक पर, तो मुझे लगा कि मेरे लिए ये उपयोगी होगी और कुछ मैं समझ पाऊंगी और कुछ
छात्रों को उससे निर्देशित कर पाऊंगी। तो इसके लिए मैंने इस कार्यशाला को किया था, परंतु ये कार्यशाला मेरे लिए इतनी लाभदायक सिद्ध हुई है, इतने ज्ञानवर्धक, सारगर्भित और सार्थक व्याख्यान प्रशिक्षकों के हुए हैं कि किसी एक का नाम नहीं लिया जा सकता। सबने अपना बेहतर से बेहतर, सरल से सरल तरीके से इस गंभीर ज्ञान को हम लोगों तक पहुंचाया है। किसी ने मानव के अंगों से जो है कंप्यूटर के अवयवों की तुलना करके, तो और इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी विशेष बात इस कार्यशाला की ये रही है कि आप सभी ने, सभी प्रशिक्षकों को, जो आयोजक मंडल को अपने पीपीटी उपलब्ध करा दिए गए हैं और आयोजक मंडल के द्वारा वो पीपीटी हम लोगों को व्हाट्सएप समूह के माध्यम से उपलब्ध करा दिए गए और यूट्यूब के सारे जो लिंक थे वे सभी उपलब्ध करा दिए गए। तो इस विषय में मुझे बस इतना सा कहना है कि वास्तव में ये कार्यशाला उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सौजन्य से, जिसमें एक नाम लेना बहुत आवश्यक हो जाता है, डॉक्टर जगदानंद झा जी का, जो निस्वार्थ भाव से संस्कृत के लिए एक सजग प्रहरी की भांति निरपेक्ष भाव से दिन रात जुट करके और संस्कृत भाषी जैसा जो ब्लॉग तैयार किया गया है, जो कि अद्भुत है। अंत में मैं पूरी टीम की भूरिशा सराहना करती हूँ, साधुवाद देती हूँ। जो हमारे वरिष्ठ हैं उनके प्रति आभार और सम्मान और अभिनंदन करती हूँ, और जो मेरे अनुज व कल्प हैं उनको मैं साधुवाद देती हूँ और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ, और इसी प्रकार के आयोजन करते रहने की जो शुभकामनाएं करती हूँ। अभी कल के सत्र में, कल परसों सत्र में चर्चा चल रही थी कि इसको हम लोग आवासीय भी कर सकते हैं, लेकिन आवासीय से आभासीय हम जैसों के लिए अधिक श्रेष्ठ है, जिसमें घर बैठे हम जैसे लोग भी लाभान्वित हो सकते हैं। कदाचित ये कार्यशाला यदि आवासीय होती तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो पाती। तो ये कार्यशाला हम प्रतिभागियों के लिए बहुत उपयोगी है, और इससे हम अपने छात्रों को जो लाभान्वित कर सके तो ये एक बहुत अच्छा जो है हम लोगों के लिए विकल्प होगा। हमने कुछ चीजें सीख भी ली हैं, स्क्रीन शेयर करना सीख लिया है। अब समय नहीं से, क्योंकि करके दिखाने वाले हमारे 2 और सहयोगी हैं, तो स्क्रीन शेयर करना सीख लिया है, ऐप डाउनलोड करना सीख लिया, इंस्टॉल करना सीख लिया है, और संस्कृत गूगल ट्रांसलेशन इंग्लिश से संस्कृत में और हिंदी से संस्कृत में करना सीख लिया है। तो मैं अंत में पूरे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष महोदय का, समस्त पदाधिकारियों का, समस्त आयोजन समिति का बार बार अभिनंदन और साधुवाद करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपने विगत कार्यशाला के अनुभव को उपस्थापित किया। तदनंतर मैं आमंत्रित करता हूं मानाराम जी को कि कृपया आप अपने अनुभव को सबके समक्ष प्रस्तुत करें। मानाराम जी, इनको अनम्यूट कर दिया जाए। जी, स्वागत है। सर्वेभ्य नमो नमः। ज्ञानम भारत क्रियाम विना। मैं सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, और जो मैंने चीज़ें सीखी है उनको मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। कि मैंने गूगल ऐप डाउनलोड किया और ऑनलाइन कक्षा के लिए प्रयास भी किया। मैंने पीपीटी बनाई, तो आपके सामने कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये ई टेक्स्ट आदि की जानकारियाँ जगदानंद जी झा से मिली थी, और मैंने वास्तव में उसका सदुपयोग करते हुए साक्षात प्रयोग में किया। शेयर करने की अनुमति दे मुझे, स्क्रीन शेयर पोस्ट बनाए कृपया।
इस कार्यशाला के द्वारा मुझे बहुत सारी नवीन जानकारी मिली, जिसके माध्यम से मैं ई पाठशाला आदि और जितने भी ऑनलाइन कार्य है उनको मैं कर पाया हूँ। कृपया मुझे पोस्ट बनाएं। लैपटॉप से मेरी स्क्रीन सही नहीं हो रही है, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, मोबाइल से भी नहीं हो रही है। अवनेंद्र जी सर से निवेदन है, कृपया पोस्ट बनाएं। चंद्रकांत सर, कोहोस्ट बनाएं आप इन्हें। जी जी, अभी थोड़ा बात हो रही है उनसे, तब तक आप दूसरे से बुलवा नहीं, लें आप जो PPT मनाराम नहीं जी शेयर करेंगे। को होस्ट बन गए, ठीक है सर। जी स्क्रीन जी, शेयर करें। नहीं हो रही है सर। कोहोस्ट बना दिया गया है फिर से आपको। करें एक बार कोशिश। हाँ सर, लैपटॉप से नहीं हो रही, मोबाइल से हो रही है। तो मोबाइल से मैं PDF के माध्यम से आपको शेयर करके बता सकता हूँ। ठीक है, मैं दोनों में कर दे रहा हूँ आपको। हाँ, तो क्योंकि लैपटॉप में थोड़ा अच्छा रहेगा। मैंने जो मेहनत करी थी आपके वीडियो वगैरह देख करके और इस कार्यशाला के माध्यम से ई-टेक्स्ट आदि के हो द्वारा, गया। आपको हाँ, को होस्ट बना अब दिया। हो गया है। धन्यवाद सर। मैंने कक्षा 12 को पढ़ाने के लिए PPT बनाई थी और इसमें एनिमेशन आदि देने का खूब प्रयास किया और कोशिश करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। जी जी, अच्छे से क्लियर नहीं दिख रही है। दिख रही है सर? हाँ हाँ, दिख रही है सर। हाँ, तो सर मैंने एक एक करके वीडियो को देख करके और मेहनत करके पावर पॉइंट आदि के माध्यम से कॉपी पेस्ट करके ई-टेक्स्ट के माध्यम से वहाँ से कॉपी करके यहाँ ला करके मैंने पेस्ट किया, क्योंकि हिंदी टाइपिंग मुझे नहीं आ रही थी। लेकिन संस्कृत में जो लिखी हुई चीज़ें थी वो ई-टेक्स्ट के माध्यम से वहाँ से कॉपी करके यहाँ लाया और धीरे-धीरे कीबोर्ड डाउनलोड किया और कौन से अक्षर के नीचे कौन सा हिंदी में आता है ये सब टाइप करके और मैंने एक एक करके यहाँ PPT बनाई थी और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया भी है मैंने। लेकिन एक ही दिन पढ़ाया, कारण नेटवर्क की समस्या थी, लेकिन बहुत कोशिश की और ये सब कुछ जो है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा, इस कार्यशाला के द्वारा ही संभव हो सका है, जिससे मैं संस्कृत का होते हुए भी कंप्यूटर की जानकारी रखने लगा हूँ। मेरे लिए बहुत ही उत्साह वाली बात है और आप सभी के लिए ये धन्यवाद देता हूँ कि मुझे जगदानंद जी झा सर ने इस कार्यशाला से जोड़ा और सभी जितने भी महान लोग हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जो ज्ञान दिया, उन सब के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, क्योंकि समय की सीमा आज्ञा नहीं देती है। इसलिए आप सभी को धन्यवाद। PPT के माध्यम से मैंने मेरा प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनाराम चौधरी जी। निश्चित रूप से आपने स्क्रीन शेयर करके हम सबको दिखाया कि इस कार्यशाला से आपको कितना लाभ पहुंचा हुआ है। अब अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं आदर्श ज्योति को। आदर्श ज्योति जी, आप अपने अनुभव को अल्प समय में प्रस्तुत करें। आदर्श ज्योति, अनम्यूट कर दिया जाए इनको भी। जी, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। अनम्यूट। समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। आवाज आ रही है सर? जी जी, आप वीडियो भी ऑन कर सकती हैं।
लाइट चली गई तो अंधेरा है यहाँ कोई पे। बात नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको। ही बोल दें आप, स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगा अभी, आप ऐसे ही 2 शब्द अपना बोल दें। जी सर, इस कार्यशाला का मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा सर। हम लोगों को जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, तो हम लोगों को अक्सर मतलब बाकी सारे स्टूडेंट से जो है कम समझा जाता था, क्योंकि हम लोगों को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं था। लेकिन इस कार्यशाला के माध्यम से हम लोगों को बेहतर ज्ञान मिला है। हम लोग भी अपने मैं एक शोधक छात्रा हूँ, और मुझे बहुत आवश्यकता थी कि कंप्यूटर में मैं किस तरह से जनरल में खोज करूं, किस तरह से अपने रेफरेंसेस को पढूं देखूं, क्योंकि सारी पुस्तकें हम लोग खरीद नहीं पाते हैं। लेकिन इस कार्यशाला से जुड़ने के बाद में आदरणीय डॉक्टर जगदानंद झा जी के द्वारा मुझे जब ये सूचना मिली ग्रुप में, तो मैंने इससे तुरंत जुड़ना आवश्यक समझा, क्योंकि मुझे लगा कि यही वो प्लेटफॉर्म है जहां मेरे सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। और मैंने संस्कृत में टाइप करना भी सीखा, और जितने भी जनरल हैं उन्हें भी सर्च करके उनके अंदर का रेफरेंस भी पढ़ा मैंने, और मुझे ये कार्यशाला बहुत अच्छी लगी। मैं आप सभी लोगों की बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस कार्यशाला के माध्यम से इतना कुछ अच्छा सीखने को मिला। बस मैं इतना ही कहूंगी। जी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। और निश्चित रूप से संस्कृत संस्थान हमेशा संस्कृत के जो भी जिज्ञासु जन हैं, उनके ज्ञान की वृद्धि कैसे हो, इस पर निरंतर विचार विमर्श करता रहता है और उसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता रहता है। अग्रिम क्रम में मैं अखिलेश मणि त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं कि सर आप भी आएं और अपने अनुभव को सबके समक्ष उपस्थापित करें। अखिलेश मणि त्रिपाठी जी। आप अनम्यूट कर दिए गए हैं। जी, स्वागत है आपका। वर्णानाम् अर्थसंघानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमो नमः। मैं अखिलेश त्रिपाठी, त्रिगौरी शंकर संस्कृत महाविद्यालय सुजानगंज जौनपुर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हमें जो कार्य दिया गया है कि आपने इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में क्या सीखा है। उन 7 दिवसों में कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी हमें पूर्व से थी, लेकिन अभी तक हमें ये जानकारी नहीं थी कि हमें किस प्रकार से टाइप करना है संस्कृत। मैं संस्कृत के व्याकरणाचार्य के पद पर श्री गौरी शंकर संस्कृत विद्यालय में नियुक्त हूँ, परंतु संस्कृत में कंप्यूटर पर या मोबाइल पर किस प्रकार से अपनी बातों को रख पाना या टाइप कर पाना एक प्रकार से हमें नहीं पता। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद संस्कृत में किस प्रकार से टाइप किया जा सकता है, अभी तक केवल हम हिंदी या कुछ टूटी फूटी इंग्लिश ही टाइप कर पाते थे। इंग्लिश की बहुत जानकारी नहीं है हमें, थोड़ी बहुत संस्कृत की, थोड़ी बहुत हिंदी की, सब मिला जुला के थोड़ी थोड़ी जानकारी है। क्योंकि अगर बात किया जाए तो कोई पूर्ण नहीं होता। पूर्ण होने के लिए सारी चीजों में महारत हासिल करना पड़ता है। वो महारत का कार्य आजीवन एक शिक्षक को एक छात्र की तरह अपने आप को समझना चाहिए। खैर, बहुत सारी टॉपिक हैं, इस पे बात करने का इतना वक्त नहीं है क्योंकि मात्र 2 मिनट का ही टाइम मिला है। हमें स्क्रीन साझा करना है, तो क्या हम अनुपत चाहेंगे होस्ट जी से कि हमें अनुमति दें, जिससे कि मैं अपना स्क्रीन शेयर करके अपनी पीपीटी प्रस्तुत कर सकूं। चंद्रकांत सर।
क्या करना निर्देश दें? दे रहा हूँ। वैसे समय अतिक्रांत हो रहा है, अगर आप लोग जी मैं अब अपने बातों से ही आपको कुछ बताना चाहता हूँ। चलिए हो कर सकता लीजिए, है कि पीपीटी शायद शेयर कर PPT नहीं सकते हैं, हो पाएगा। कर सकते हैं शेयर। अच्छा, जी 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 जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अ, हमने यह PPT मोबाइल के माध्यम से जनरेट किया है, मोबाइल के माध्यम से ही बनाया है। संगणक एवं ई संस्थान कार्यशाला में जो हमने 7 दिवसों में सीखा है, पहला है संस्कृत और हिंदी के लिए यूनिक कोड का प्रयोग करना। दूसरा है ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम। तीसरा है इंटरनेट का प्रयोग एवं वेब सर्च करना और खोज इंजन का उपयोग करना। इस प्रकार की चारों चीजों को हमने काफी अच्छे से इस कार्यशाला में सीखा है। अगर हम संस्कृत और हिंदी के लिए यूनिक कोड का प्रयोग करना सीखते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि किसी चीज कोई ऐसा आधा शब्द हो या स्र हो, युक्ताक्षर संयुक्ताक्षर हो, इस प्रकार की चीजें जो होती हैं इसको भी हम सीख सकते हैं। कुछ लिंक हमने शेयर किया है जो कि आपके ही द्वारा दिया गया लिंक है। हमने थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा बड़ा किया है, आप देख सकते हैं, आप भी बड़ा करके देख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, इन सब का एक निचोड़ हमको आप लोगों ने दे दिया है, गूगल इंडेक्स, जो कि मोबाइल में बहुत आसानी के साथ और बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अभी तक हम जो भी इस पे कार्य किए हैं बहुत ही सराहनीय रहा है। अगर हम हिंदी फॉन्ट की अगर बात करते हैं, इनपुट प्रणाली की बात करते हैं या कीबोर्ड की बात करते हैं, इन सारी चीजों के लिए भी हमें कुछ न कुछ आप लोगों ने ही दिया है। गूगल ट्रांसलेटर जो आपने दिया, हमको बताया उसके बारे में, हमें उसकी कोई जानकारी नहीं थी। गूगल ट्रांसलेटर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, इन सब की जानकारी नहीं थी। हम डायरेक्ट उसका ट्रांसलेट करते थे। लेकिन इस पे आने के बाद जब गूगल ट्रांसलेटर को हमने यूज किया तो देखा काफी चीजें आसान सी हो गई। जिन अंग्रेजी शब्दों का हम नहीं जानते थे उसको भी जानने लगे। कुछ शब्दों का संस्कृत नहीं जानते थे तो काफी हद तक बहुत ही सटीक उत्तर दिया, उसका भी हमने प्रयोग किया। ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम हमने जानकारी इससे लिया। जैसे गूगल मीट आप लोगों ने बताया, और जूम पे जो कार्य कर रहे हैं, जूम पे पहले भी हम जुड़ चुके हैं, कई बार जुड़ते हैं, तो जुड़ने का तो पता था, लेकिन मीटिंग क्रिएट कैसे करते हैं, किसी को होस्ट कैसे बनाते हैं, कोई स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं, ये सारी चीजों की जानकारी नहीं थी, जो कि जानकारी हमें इसी प्लेटफॉर्म पे आकर के मिली। अब हम आगे बात करते हैं इंटरनेट का प्रयोग एवं वेब सर्च। इंटरनेट का प्रयोग अगर देखा जाए तो एक छोटा बच्चा भी करता है, वेब भी सर्च करता है, लेकिन उसको एक गाइडेंस नहीं होता किस वेब में जाए। अगर हम इस सप्त दिवसीय क्लास की बात करें तो हमें किसी भी चीज को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता है, पुस्तकालय जाना पड़ता है, तो वो पुस्तकालय हमें घर बैठे ही मिल सकता है। ये केवल आप लोगों की बदौलत ही मिल पाया है, और इसके जरिए ही हम कोई भी जानकारी ले सकते हैं, कोई भी तैयारी कर सकते हैं, पठन पाठन का कार्य कर सकते हैं। ये सब संभव तभी हो सकता है जब कोई जानकार आपका साथी हो, और वो साथी के रूप में आप लोग इस संस्कृत संस्थान लखनऊ
जो आप लोगों ने ये प्रोग्राम चालू किया, 7 दिवसीय प्रोग्राम चालू किया, बहुत ही सराहनीय रहा है। खोज इंजन का उपयोग, खोज इंजन क्या है? जो आपका संस्कृत भाषी है, उसके द्वारा हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। उसको हमने सर्च किया, उसको देखा, हर एक चीज के बारे में दिया हुआ है उसमें, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। अभी बहुत सारी चीजें हो सकता है आप लोगों के दिमाग में भी हो, किसको भी ऐड करना चाहिए, हमें नहीं पता है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो कि सराहनीय है, जिसके बारे में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। अखिलेश और जी उसके संक्षेप अलावा में जी संक्षेप में प्रस्तुत कर और दें, जी क्योंकि अब मुख्य वक्ता देखिए, को जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप लोगों ने हमारी बातों को सुना। हम उसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद देते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद अखिलेश जी। और निश्चित रूप से 7 दिनों की कार्यशाला को माननीय अध्यक्ष जी भी जुड़ चुके हैं इस पटल से। अभी वो पूजा पर बैठे थे इसलिए नहीं जुड़ पा रहे थे, उपस्थित हैं और जुड़े हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, अवनींद्र हम जी। लोगों का दुर्भाग्य था कि अध्यक्ष जी हमारी बातों को नहीं सुन पाए हैं। चलिए नेक्स्ट टाइम मुलाकात भी होगी सर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अवनींद्र जी आगे बढ़ाएं। जी, तो 7 दिनों की कार्यशाला को मात्र 2 मिनट में 3 मिनट में प्रस्तुत करना कठिन कार्य है। फिर भी एक संकेत रूप में हमारे 4 प्रतिभागियों ने अपने अनुभव को हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। चंद्रकांत जी अभी आख्या प्रस्तुत कर रहे थे इस कार्यशाला की। कुछ वृत्तांत अवशेष रह गया था। मैं आमंत्रित करता हूं सर आपको कि उस अवशेष कथन को सीधे मुख्यातिथि महोदय को आमंत्रित करें, फिर जो अवशेष रहेगा अंत में बिल्कुल 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 धन्यवाद। और निश्चित रूप से हम जिनको सुनने के लिए ललायित हैं, हम कह सकते हैं कि संस्कृत को तकनीकी के साथ जोड़ने के जो पितामह हैं वो प्रोफेसर गिरीश नाथ झा सर हैं। हम यह भी संभवतः कह सकते हैं कि सर्वप्रथम जिन्होंने सोचा कि संस्कृत को अगर हम कंप्यूटर से जोड़ें तो संस्कृत के विशाल वांग्मय को किस तरह से हस्तमलकवत कर सकते हैं, और उस पर न केवल उन्होंने सोचा अपितु विशाल कार्य किया और एक लंबी शिष्य परंपरा तैयार की कि यह ज्ञान परंपरा, यह विद्या जो है अधिक से अधिक विस्तृत हो सके और संस्कृत के जो समुपासक हैं उन तक यह ज्ञान पहुंच सके। ऐसे प्रोफेसर गिरीश नाथ झा सर हमारे बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। सर, विनम्र प्रणाम के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें। आदरणीय सर। बहुत बहुत धन्यवाद अवनींद्र जी। मेरी बात सुन रहे हैं? जी सर। जी कितना समय रह गया मेरे लिए भी? सर पर्याप्त समय है आपके लिए, आप ही को सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं सर। ठीक है। आदरणीय वाचस्पति जी, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष चंद्रकांत शुक्ल जी, जगदानंद जी, और मैं देख रहा हूँ कि हमारे कई पूर्व छात्र जिन्होंने इस कार्यशाला में योगदान दिया है वो भी जुड़े हुए हैं। कई पूर्व सहकर्मी भी हैं और काफ़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी संख्या में पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं और लाभ उठाया अपने इस कार्यशाला का। मैं ये सोच रहा था जब आपने संपर्क किया मुझे 2 दिन पहले, तो मैं सोच रहा था कि क्या किस बात पे बोलूँ, किस विषय पे बात करूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या क्या विषय इसमें कवर किए जा चुके हैं। मैंने कहा कोई ऐसा विषय लेते हैं जो संभवतः आपने नहीं पढ़ा होगा इस कार्यशाला में। चलिए कि भाषा विज्ञान की जो विधि है वो क्या है, वो क्यों महत्वपूर्ण है, इस सारे जो हमारे कार्य हैं जो हम करते हैं, और क्यों संस्कृत इसकी सूत्रधार है। तो संस्कृत सारी भाषाओं की संजीवनी भी है
और जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है उसकी भी संजीवनी है। तो ये जो कनेक्शन है संस्कृत का ये समझना आवश्यक होगा। भाषा विज्ञान एक लिंक बनता है, एक संस्कृत और AI के मध्य में एक लिंक का कार्य करता है, और ये बड़ा आवश्यक होगा कि हम समझें आखिर बात क्या, विधि क्या है। तो हम लोग बेसिकली भाषा विज्ञान में प्राकृतिक भाषाओं का अध्ययन करते हैं। अभी प्राकृतिक भाषा और कृत्रिम भाषा, जो बात समझनी होगी आपको, हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान रहता है वो भाषेतर है, वो भाषा में नहीं रहता। और कृत्रिम प्रज्ञान के जो जनक हैं जॉन मैकार्थी, उन्होंने भी कहा है वो जो रूप होता है ज्ञान का, वो किसी एब्स्ट्रैक्ट भाषा कह लीजिए रूप में रहता है, और उसको जानना बड़ा जरूरी है, और उसके जानने की तरफ हमें अग्रसर होना चाहिए। कृत्रिम प्रज्ञान का जो अल्टीमेट शोध है वो उस तरफ बढ़ता है और बढ़ना चाहिए, और संस्कृत की भूमिका उसमें अहम रहती है। तो जो 18वीं से 19वीं शताब्दी का भाषा विज्ञान था, उसको बोलते थे, उसका दूसरा एक नाम हुआ करता था। तो उस वक्त जो ये होड़ थी कि संस्कृत की खोज हुई थी, और संस्कृत की खोज जो पश्चिम की विलियम जोन्स के शकुंतला के अनुवाद के में हुआ था, और फिर ये पूरा का पूरा जो 100 वर्ष निकल गया ये जानने में कि संस्कृत कहाँ से आई, और संस्कृत बोलने वाले आर्य है। आर्य एक बड़ा ही भ्रामक अर्थ में लिया गया पश्चिम में। तो ये आखिर आए कहाँ से, ये रहा। और बहुत से लोग ये मानने वाले अभी भी हैं कि, और ज़्यादा पक्ष प्रबल हो रहा है कि भारत से ही बाहर गए, लेकिन जो टेक्स्ट बुक्स में, किताबों में लिखी गई बात, वो कहा गया कि पश्चिम से घोड़े पे संस्कृत लेके आर्य भारत आए। तो ये चलता रहा। जो 20वीं शताब्दी है वो बदला, वो संरचनात्मक भाषा विज्ञान गया, लेकिन जो प्रोटो इंडो यूरोपियन परिवार की कल्पना की गई उसमें एक काल्पनिक परिवार बनाया गया, क्योंकि ऋग्वेद को सबसे पुराना नहीं मानना था। ऋग्वेद को सबसे पुराना मानते तो भारत को मूल मानना पड़ता। तो उससे ऊपर एक काल्पनिक परिवार प्रोटो इंडो यूरोपियन को रिकंस्ट्रक्ट किया गया बैकवर्ड्स लिंग्विस्टिक मेथड से। और लिंग्विस्टिक मेथड का जो भरपूर मैं समझता हूँ एक्सप्लॉइटेशन किया गया, ये सिद्ध करने में कि मूल आर्यों का स्थान कहीं और था। वहां से 2 ब्रांचेस में भाषाएं बटी, एक केंटुम भाषाएं जो ईरान से पश्चिम थी, और ईरान और पूर्व शतम भाषाएं बनी। तो इस सारी दुविधा का और भ्रम वाले तथ्यों का को काट निकाला। हम लोगों ने एक चर्चा किया, इस पे एक सेमिनार हुआ, और ये पुस्तक जो 20वीं शताब्दी रही वो कई मायनों में अच्छी रही, क्योंकि 19वीं शताब्दी में संस्कृत के कई पुस्तकों, खासकर पाणिनि का काफी अनुवाद हुआ और बहुत अध्ययन किया गया। 20वीं शताब्दी में भी ये कार्य रहा, और भाषा विज्ञान का जो संरचनात्मक पक्ष था वह प्रबल हुआ। उसमें ध्वनि विज्ञान हम उसमें उच्चारण शास्त्र, और जब हम बोलते हैं तो कैसे आपके कान तक भाषा एक फिजिकल फॉर्म में यात्रा करती है, उसका अध्ययन। जब आपके कान के पर्दे से टकराती है तो ब्रेन कैसे उसको इंटरप्रेट करता है, उसका अध्ययन। फिर ध्वनि परिवर्तन, शब्द संरचना, वाक्य संरचना, अर्थ संरचना, फिर प्रयोग और डिस्कोर्स सेमियोटिक्स, ये सारे विषय रहे। और भाषा विज्ञान के कई उप विषय आ गए। ये तो था भाषा के स्तर का अध्ययन, लेकिन इस स्तर के अध्ययन का प्रयोग सारे ही भाषा विज्ञान के उप विषयों में होने लगा। ये भाषा विज्ञान उप विषय है। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, ठीक है, समाज भाषा विज्ञान, साइकोलिंग्विस्टिक्स, न्यूरोलिंग्विस्टिक्स। तो जहां भी भाषा का हस्तक्षेप था, उन सारे विषयों में इसका अध्ययन होने लगा, चाहे वो साइकोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, कंप्यूटर हो, फॉरेंसिक हो, अनुवाद हो। देखिए हर जगह भाषा का, क्योंकि जब भाषा का हस्तक्षेप है तो अध्ययन करना पड़ेगा उसको। ये सारे विषय और भी कई उप विषय आ गए भाषा विज्ञान के। अब इन सब में जो मेथड था वो था कि
हम भाषा के जो स्तर आपने देखे, ध्वनि, वाक्य, शब्द, अर्थ, तो इनका कैसे अध्ययन किया जाए? तो इनका अध्ययन करने के लिए आपको डेटा का संचय करना पड़ेगा, और डेटा का संचय करेंगे तो क्वांटिटेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी, एनालिसिस से क्या निष्कर्ष निकला उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी का प्रयोग करना पड़ेगा। और डेटा तो सारे स्तर से आएंगे, ध्वनि का डेटा होगा, शब्द का डेटा होगा, वाक्य का होगा, पाणिनि में सारे हैं, जो अक्षर समापन है, ध्वनि का डेटा है, इसके बाद जो असुबंत तिगंत कृत समास से सारे शब्द मॉर्फोलॉजी के डेटा है, फिर समास और फिर जो वाक्य प्रयोग और अर्थ का जो है कारक है, तो ये सारे उसमें हैं। और उन सबका जो है हमें क्वांटिटेटिव अध्ययन करना है। फिर एक्सपेरिमेंटल अध्ययन भी होता है, ऑब्जर्वेशनल भी होता है। हम कई भाषा विज्ञान के विषय में एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइकोलिंग्विस्टिक्स में हम बच्चों पर अध्ययन करते हैं कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, किस किस उम्र के बच्चों में क्या क्या चीजें। यदि आप छोटे बच्चे से बात करें, 2 साल के बच्चे से, और वो डबल पॉजिटिव, खिलवा दो, मुझे चढ़वा दो, ऐसे यदि शब्द का प्रयोग करें तो आपको आश्चर्य होना चाहिए कि डबल पॉजिटिव 2 साल के बच्चे में नहीं आ सकता, लेकिन कोई बच्चा बोल रहा है तो आपको उस पर अध्ययन करना पड़ेगा। तो भाषा के अवयवों का जो अवबोधन बच्चों में होता है वो एकाएक नहीं होता, उसकी एक स्थिति होती है, सब में एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, फिर फील्ड वर्क करते हैं, फिर कॉर्पोरा बेस्ड स्टडी बहुत बड़ा आने वाला है आगे एक्चुअली, और उसकी बात भी करेंगे आगे। अब ये सारे विषयों का मैंने डिटेल में दिया है, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। क्वांटिटी मेथड्स क्या है मैं अवॉइड करता हूँ, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स क्या है उसको मैं आगे बढ़ता हूँ, ऑब्जर्वेशन मेथड्स क्या है। तो मैंने भी बताया आपको कि मुख्य रूप से क्या क्या मेथड्स है, ऑब्जर्वेशनल मेथड्स है, क्वांटिटेटिव है, एक्सपेरिमेंटल है। डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। फील्ड वर्क में हम थोड़ा सा इसकी चर्चा करते हैं कि हम डेटा कलेक्शन के लिए जाते हैं फील्ड में, लोगों से भाषा के बारे में बात करते हैं, और वाक्य लेते हैं, सैंपल लेते हैं वाक्य का और शब्दों का, फिर उसकी एनालिसिस करते हैं। अब सीधे जाते हैं 3 महर्षियों पे जिन्होंने भाषा विज्ञान को आगे बढ़ाया, और जिससे देखिए संस्कृत, भाषा विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 3 के जो लिंक है, मैं पाणिनि सबसे पहले, उसके बाद ससूर और चॉम्स्की। पाणिनि 7th सेंचुरी BCE, और उनके व्याकरण का जो सिस्टमिक व्यू है बड़ा महत्वपूर्ण है। ये पश्चिम के लोगों ने इसको पकड़ा, और हम तो सिद्धांत कौमुदी और उस तरह का पाठ जो है हम पढ़ाते रहे पाणिनि का, लेकिन जो पाणिनि के व्याकरण में जो आंतरिक संरचना है, सिस्टमिक व्यू है, ऊपर से यदि पाणिनि व्याकरण को देखें तो 4 मॉड्यूल्स नजर आएंगे। ये मॉड्यूल हमारे ब्रेन में जो भाषा के मॉड्यूल्स होते हैं, और हम अभी आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं, और आप हिंदी से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं खुद भी समझ रहा हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ, और आप भी समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये जो एक आदान प्रदान हो रहा है रियल टाइम में, इसके लिए जो मॉड्यूल्स हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, बहुत स्मार्टली काम करते हैं, और वही कृत्रिम प्रज्ञान की खोज है कि हम कैसे उस मॉड्यूल को प्राप्त करें। तो पहली बार इशारा इस में पाणिनि ने किया, और पाणिनि की इस बात को पश्चिम के लोग जल्दी से पकड़ लिए और आगे बढ़े। तो अक्षर समापनाएं, हम ध्वनि, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ध्वनि, आपके मस्तिष्क जो है ध्वनि को राइट आउट कर रहे हैं, उसके बाद व्याकरण के नियम और धातु उसमें लगते हैं, और फिर जो है उसका निराकरण होता है, हम समझते हैं क्या कहा जा रहा है। जो पाणिनि का सिस्टम है रूपात्मक ज्यादा है, और इससे ज्यादा रूपात्मक व्याकरण जो कंप्लीट हो और चले भी अब तक नहीं बन पाया है विज्ञान में। और जो इसके प्रोसीजर्स हैं अनएम्बिगुअस, यदि आप कंप्यूटर प्रोग्राम आपने कभी देखा हो या कभी प्रयोग किया हो तो आप ज्यादा प्रशंसा करेंगे पाणिनि की। और इसकी जो संरचना है, पाणिनि ग्रामर का जो कोड लिखने का तरीका है, वो एक बहुत ही अच्छे प्रोग्राम जैसा है, जिसमें हम वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं, जैसे वृद्धि, गुण, वृद्धि आदेश कह दिया हमने तो वृद्धि को क्रिएट कर दिया, उसमें वैल्यू भी डाल दिया, वृद्धि नाम क्रिएट किया, उसमें h डाल दिया, ठीक है। उसके बाद उसको फिर हम जो इटरेटिवली उसको हम इस्तेमाल करेंगे वृद्धि को, और फिर उसके बाद वृद्धि एक वेरिएबल भी है, वृद्धि एक विधि भी है। हम एक्सपैंड करते हैं, बिना एक्सपेंशन किए कोई प्रोग्राम काम नहीं करता। तो एक्सपेंशन के क्रम में प्रोग्राम कंपाइलर ये चेक करता है कि जिसको एक्सपैंड कर रहे हैं
उसके जो एक्सपेंशन में जो टर्म्स प्रयोग होंगे वो पूर्व डिफाइंड है कि नहीं। तो ये बात पाणिनि की टेक्निक है। और जो रूल रिप्लेसमेंट प्रोसीजर्स है, हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड से रिप्लेस करते हैं, ये पहली बार पाणिनि ने बताया और इस बात को पश्चिम लोगों ने पकड़ा और काफी आगे गए, इसकी चर्चा करते हैं। अब जो पाणिनि पे जो बहुत मशहूर कोटेशंस आई है वो आप लोगों को याद रहना चाहिए। एक तो ब्लूमफील्ड का जो अमेरिकन संरचनावाद के जनक माने जाते हैं। देखिए पाणिनि का जो विज्ञान है जिससे पश्चिम ने क्या क्या सीखा वो देखिए आप। ब्लूमफील्ड की पुस्तक 1929 में आई थी जिसमें उन्होंने एक बहुत मशहूर कोट दिया था, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर ऑफ संस्कृत व्हिच पाणिनि ब्रॉट टू इट्स परफेक्शन। पाणिनि ने एक वर्णनात्मक व्याकरण को एक निश्चित दिशा दी, एक परफेक्ट बनाया। ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट है ह्यूमन इंटेलिजेंस का। ह्यूमन इंटेलिजेंस का इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात यह है जो मैं बार बार कोट करता हूँ, इंडिस्पेंसिबल मॉडल फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेजेस, जिसका अर्थ प्राकृतिक भाषा से था। किसी भी प्राकृतिक भाषा को आप डिस्क्राइब करें, भाषा वैज्ञानिक का एक सबसे बड़ा काम होता है फील्ड वर्क करना, भाषाओं को डिस्क्राइब करना। जिस भाषा का व्याकरण नहीं बना है, जैसे भी बंगाली भाषा में पे मैं शोध करूं जो गढ़वाली की उपभाषा है, तो वहां जाऊंगा तो भाषा का डेटा कलेक्ट करूंगा, फिर उसका मैं व्याकरण लिखूंगा। तो ये जो विधि है व्याकरण लिखने की, कह रहे उसके लिए पाणिनि को आप अवॉइड नहीं कर सकते, पाणिनि का प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा। और ये जो मेथड था, ये जो इशारा ब्लूमफील्ड ने किया, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे अपने भाषा विज्ञान विभाग, संस्कृत विभाग, उसमें इसका पालन नहीं किया जाता। संस्कृत के विभाग में हम शोध करते रहते हैं, शकुंतला का चरित्र चित्रण, पता नहीं क्या क्या तरह के शोध, आत्मा परमात्मा करते रहते हैं। ये नहीं करते कि पाणिनि की विधि को इस्तेमाल करके अपनी ही भाषाओं का हम व्याकरण लिखें। ये क्यों नहीं किया गया? अब अमेरिकन डिपार्टमेंट्स में पाणिनि पढ़ाया जाता है, यूरोपियन डिपार्टमेंट में पाणिनि पढ़ाया जाता है, इस दृष्टि से हमारे यहाँ नहीं पढ़ाया जाता। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का कहना है कि ग्रामर जो है अष्टाध्यायी का ट्यूरिंग मशीन है। ट्यूरिंग मशीन एक मैथमेटिकल मॉडल है जो इनपुट लेता है, आउटपुट देता है निश्चित स्टेप से गुजर के। ट्यूरिंग मशीन का मतलब है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क हो उसको सिंप्लीफाई करना। हमारा ब्रेन भी ट्यूरिंग मशीन है। जब कोई कॉम्प्लेक्सिटी आती है, चाहे वो वाक्य हो, शब्द हो, समाज में कोई स्थिति हो, उसका हम सिंप्लीफाई करते हैं, उसको समझते हैं। किसी बात को सिंप्लीफाई करना यदि समझना हमारी नियति है, ब्रेन में हार्ड वायर किया हुआ है कि आप का काम है, ब्रेन का पहला काम है कोई भी मुश्किल है उसको समझना, सिंप्लीफाई करना। तो कह रहे ट्यूरिंग मशीन का वही काम होता है और पाणिनि का ग्रामर ट्यूरिंग मशीन है, वो कह रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि पाणिनि ने जो कॉन्सेप्ट दिया मेटा लैंग्वेज का, जैसे वृद्धि, गुण, उसके बाद उसको बारंबार यूज करना, और जो है तरह तरह के सूत्र हैं, मेटा रूल्स हैं, कहा कि ये पाणिनि ने कई हजार वर्ष पहले दिया, जो अब कंप्यूटर साइंटिस्ट उसको समझने लगे हैं, लेकिन अब तक पाणिनि के एक्सेलेंस को कोई मैच नहीं कर सका है, ये भी वो कह रहे हैं। तो पाणिनि की महत्ता आपको तब समझ आएगी जब आप एक प्रोग्राम के जरिए उसको पहुंचेंगे, उस तक पहुंचेंगे, तब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा पाणिनि को। अब ससुर जो थे वो एक लिंग्विस्ट थे और इन्होंने पीएचडी किया संस्कृत में, संस्कृत कारक पे इनका था कार्य, और करीब 30 वर्ष तक ये संस्कृत और इंडो यूरोपियन पढ़ाए जेनेवा में, और पाणिनि का भर्तृहरि का प्रभाव जबरदस्त था। और इनके जो कई थ्योरीज हैं वो स्फोट से प्रभावित रहे, और इनका काफी योगदान माना जाता है भाषा विज्ञान के फैलाव में। नोम चॉम्स्की 1928 इनकी पुस्तक में इंट्रोडक्शन में उन्होंने पाणिनि का उदाहरण दिया है, पाणिनि को मेंशन किया है कि पाणिनि जनरेटिव ग्रामरियन है, और बचपन से वो यहाँ पर थे, और 2-3 वर्ष पहले ये चले गए एरिज़ोना यूनिवर्सिटी। इनका जो है, इन्होंने बनाया जनरेटिव व्याकरण, जो पाणिनि का व्याकरण जनरेटिव व्याकरण है, उसको नए रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। और एक रूपात्मक व्याकरण, ये आइडिया आया कि हम भाषा को भी रूपात्मक दृष्टि से एनकोड कर सकते हैं। पाणिनि से पहले ये कहीं संकल्पना थी ही नहीं कि प्राकृतिक भाषा को भी गणितीय दृष्टि से देखा जा सके। तो उन्होंने फिर वो फॉर्मल व्याकरण का कॉन्सेप्ट चॉम्स्की लाए आधुनिक भाषा विज्ञान में, जिसकी निश्चित रूप से पाणिनि उसके इंस्पिरेशन थे। फिर उन्होंने एक कदम आगे बढ़े वो चॉम्स्की, उन्होंने चॉम्स्की हायरार्की, रूपात्मक व्याकरण की 4 कैटेगरी बनाई इन्होंने।
टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। और टाइप 2 व्याकरण जो था कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, उसका इस्तेमाल कंपाइलर के लिए किया जाने लगा। यानी जो व्याकरण उन्होंने बनाया रूपात्मक व्याकरण, उसमें से एक व्याकरण का कंप्यूटर लैंग्वेज को समझने में इस्तेमाल किया जाने लगा। यदि कंप्यूटर लैंग्वेज तभी कार्य करता है जब उसका कंपाइलर हो, तो कंपाइलर डिजाइन में चॉम्स्की के रूपात्मक व्याकरण का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो कई जो थ्योरी उन्होंने दी, जेनेटिक व्याकरण का दिया वो क्या है, फॉर्मल ग्रामर वो क्या है, इसमें आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से रिप्लेस करना है। इसलिए हमने कहा कि लेफ्ट हैंड सिंबल को आप राइट से रिप्लेस कर दीजिए, इको यनची, इका यनची। हमने कहा इक का यण होगा यदि अच है तो, इफ देन एल्स है, इक का यण होगा अच है तो, इसी सिलसिले इसी सीक्वेंस में है, बल्कि इससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। तो ये सब सारी बातें जो मिली इंस्पिरेशन पाणिनि से, इसको उन्होंने। अब चॉम्स्की हायरार्की में मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि जो चॉम्स्की ने बताया कि टाइप 0 ग्रामर, जब छोटा बच्चे का मस्तिष्क होता है तो वो बहुत तेजी से कार्य करता है, लेकिन गलतियां काफी करता है। उसकी जनरेटिव पावर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन गलती करने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। धीरे धीरे उसके ग्रामर में ठहराव आता है, वो सेंसिटिव हो जाता है, लेकिन उसकी गति थोड़ी सी धीमी हो जाती है। में जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है, जो टाइप 2, इसका इस्तेमाल कंपाइलर में किया गया। मुझे लगता है पीडीएफ ही बंद करते, एक मिनट जरा सा। अब जो पाणिनि का जो ग्रामर है, उसको यदि आप चॉम्स्की के ग्रामर से कंपेयर करें तो आपको आश्चर्यजनक जो सिमिलैरिटी मिलेगी दोनों में। और आपको ऐसा लगेगा कि चॉम्स्की ने पाणिनि ग्रामर को समझ के उसको नए रूप में मॉडल को प्रस्तुत किया। और जैसे आप चॉम्स्की का थ्योरी आया था 57-65 में, 2 किताबें उनकी आई थी, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स और एस्पेक्ट ऑफ थ्योरी ऑफ सिंटैक्स। उसमें उन्होंने कहा है कि ग्रामर के 3 हिस्से होंगे। बेस कंपोनेंट, जिसमें कि फ्रेज स्ट्रक्चर, रूरल लेक्सिकॉन होगा। ये जो है सूत्र पाठ है पाणिनि का, ये है धातुपात गण पाठ, जिससे गुजरने के बाद इनपुट का एनालिसिस अर्थ निकलेगा, डीप स्ट्रक्चर का। उन्होंने अर्थ जो है सेमेंटिक कंपोनेंट हमारा कारक है, और ये उसको उस अर्थ से रिस्पॉन्स जनरेट करने का मैकेनिज्म है। बताया कि ह्यूमन ब्रेन में ये 3 तरह से प्रक्रिया होती है, और पाणिनि को एग्जैक्टली उन्होंने नए ढंग से प्रस्तुत किया। अब जो कॉन्टेक्स्ट ग्रामर था उनका, जो टाइप 2 ग्रामर था, उससे यदि देखें तो टाइप 2 ग्रामर को उन्होंने डिफाइन किया कि ग्रामर जी जो है आर्टिफिशियल ग्रामर, वो 4 चीजों से बना है कि नॉन टर्मिनल्स, जैसे नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज एटसेट्रा, टर्मिनल शब्द और प्रोडक्शन, ये सिंबल और स्टार्ट सिंबल। ठीक है, तो ये आप पाणिनि के शब्दावली में देखिए आपको, तो पाणिनि में जो है नॉन टर्मिनल है अक, सवर्ण एटसेट्रा, जो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। और टर्मिनल जो है हम यदि चॉम्स्की में देखें तो कोई वर्ड अंग्रेजी का या किसी भाषा का हो सकता है, पर पाणिनि में टर्मिनल आइटम ध्वनि भी है और धातु है। धातु जो है बहुत एब्स्ट्रैक्टेड एंटिटी होता है, एक धातु से कई शब्द बन सकते हैं, तो ज्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट है। और प्रोडक्शन जो पाणिनि में चॉम्स्की में है, ए गोज टू अल्फा, और यहाँ पे ए गोज टू बी इफ सी। और स्टार्ट सिंबल जो एस है चॉम्स्की में, ये पाणिनि में विवक्षा है, यानी स्टार्ट सिंबल जो बाहर निकला शब्द उससे पूर्व की बात है। तो पाणिनि के ग्रामर जो है ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, आप चॉम्स्की के इससे देखेंगे तो। अब जो बैकस नॉर फॉर्म था, जिसको इसका इस्तेमाल किया गया नोटेशन के लिए, आप देखिए यदि तो ये BNF है, जो पाणिनि चॉम्स्की ग्रामर को, टाइप 2 ग्रामर को एक तरह से नई शैली में दिखाता है। तो हम कहेंगे S NPVP है चॉम्स्की में, और पाणिनि में पद सुप्तिंग अंतम पदम हो जाएगा। अब NP है डिटरमिनर प्लस N, और हमारे यहाँ संज्ञा पद जो है, इस संज्ञा होगा उससे पहले एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज होंगी। क्रियापद में वर्ब फ्रेज में वर्ब NP होता है अंग्रेजी में, पश्चिम की भाषाओं में। हमारे यहाँ क्रियापद है, उसमें क्रिया और उससे पहले या बाद में उस एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज होगी। और संज्ञा जो है
कोई शब्द हो सकता है चॉम्स्की के मॉडल में, पर हमारे यहाँ जो है इन्फ्लेक्टेड एंटिटीज होंगे, रामा श्यामा, ठीक है। और ये वर्ब जैसे है, ये यहाँ पर शब्द है, हमारे यहाँ जो है धातु है जो ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है। तो इस तरह से आप देखिए कि हम उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पाणिनि से फर्नांडिस सस्योर, सस्योर से चॉम्स्की, और चॉम्स्की से कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सब कोई एक महज संयोग नहीं था, ये सब बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से चीजों को लाया गया। तो आइडिया जो पाणिनि से आया, और क्या आइडिया आया कि प्राकृतिक भाषा या प्रोग्रामिंग भाषा, दोनों में शब्द होते हैं, दोनों में मॉर्फोलॉजी होती है, दोनों में वाक्य विज्ञान होता है, अर्थ होता है, लेकिन प्राकृतिक भाषा को कोई व्याकरण कंप्लीटली बिना किसी एम्बिग्यूटी के डिस्क्राइब नहीं कर सकता, पाणिनि व्याकरण के अलावा। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को व्याकरण डिस्क्राइब कर सकता है, इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ही कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। वो आज तक किसी प्राकृतिक भाषा को कंप्यूटर में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, क्योंकि उसको कंप्लीट डिस्क्राइब करने का साधन नहीं है। यदि आप देखें पाणिनि से सस्योर, सस्योर से ब्लूमफील्ड, हैरिस, चॉम्स्की, जॉन बैकस, बैकस नॉर्मल, पीटर नॉर्थ, बैकस नॉर्फॉर्म। अब ये पाणिनि बैकस फॉर्म भी कहा जाता था, पीबीएफ, पाणिनि नॉर्थ फॉर्म भी कहा जाता था पहले। अब पाणिनि का टेक्निक जो है और एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन जो है, इसको लेकर 1950s में जॉन बैकस ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई, उसको IAL कहा, बाद उसका नाम एल्गोल पड़ा। अब जो मेथड्स कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में वो क्या है, तो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स जो लिंग्विस्टिक्स का ब्रांच है, और लिंग्विस्टिक जो है संस्कृत पर आधारित रही है, तो सारे जो मेथड्स हैं इन सबके वो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में भी आ जाते हैं। इसलिए कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में संस्कृत का मेथड, लिंग्विस्टिक्स का, कंप्यूटर साइंस का, AI का, स्टैट का, प्रोबेबिलिटी का, सारे आ जाते हैं, प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटाबेस, उसके अलावा कॉर्परा की टेक्निक्स। और ये आपको जानना जरूरी है कि इसकी प्रक्रिया, किसी भी स्ट्रिंग को प्रोसेस करने की प्रक्रिया नियम आधारित होगी या मशीन लर्निंग आधारित होगी। तो ये एक प्रक्रिया, तो इसके लिए दो तरह के होते हैं। हम या तो नियम आधारित करते हैं, जैसे हमने कहा कि चलिए संधि को प्रोसेस करना है, तो एक पाणिनि का एक सूत्र लेंगे, उसका सूडोकोड लिखेंगे, उसके बाद सूडोकोड लिखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये रूल बेस्ड हो गया। मशीन लर्निंग बेस्ड में हम क्या करेंगे, हम पहले प्रोग्राम नहीं लिखेंगे, हम मशीन को डेटा देंगे, अब मशीन डेटा से प्रोग्राम जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये दोनों विधि में अंतर है, क्योंकि आजकल डेटा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो लोग डेटा पहले मशीन को देते हैं। अब जो क्लासिकल मेथड AI में था, जो हम पहले से ग्रामर और लेक्सिकॉन देते थे और उससे प्रोग्राम करते थे मशीन में पहले, फिर उस प्रोग्राम को मशीन एग्जीक्यूट करता था, उस मेथड में जो रूपात्मक व्याकरण की आवश्यकता पड़ती थी, अभी बहुत लोग करते हैं, तो अष्टाध्यायी बहुत महत्वपूर्ण है, उसका इस्तेमाल होता है। फिर लेक्सिकल फंक्शनल ग्रामर, ये सारे चॉम्स्की के वेरिएंट्स है, चॉम्स्की ग्रामर की वेरिएंट्स है। ब्रेस्टन चॉम्स्की की स्टूडेंट थी। फंक्शनल यूनिवर्सिटी ग्रामर ये मार्टिन के का है, TAG जॉइनिंग ग्रामर अरविंद जोशी जी का है, यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया के विद्वान थे, कुछ वर्ष पहले उनकी मृत्यु हुई है। और हेड डिवन फ्रेडरिस्टर ग्रामर, ये भी एक चॉम्स्की का है, रिमोट कजिन आप कह सकते हैं। अब संस्कृत, लिंग्विस्टिक्स, AI, इन तीनों में जो क्या कनेक्शन है उसकी बात हम ब्रीफली करते हैं आपको। अब जॉन मैकार्थी जो AI के फाउंडर माने जाते हैं, 1959 में उन्होंने, 58 में उन्होंने एक AI शब्द को कॉइन किया था डार्टमथ कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा था AI तभी होगा जब मशीन प्राकृतिक भाषा में लिखे गए टेक्स्ट को समझ पाएगी। बहुत बड़ा चैलेंज है, ये प्राकृतिक भाषा में लिखे जो टेक्स्ट होते हैं हम तो समझ लेते हैं आसानी से, मशीन नहीं समझ पाती। और ट्यूरिंग ने भी वही टेस्ट रखा था कि जब हम मशीन से बात करें तो ऐसा लगे कि हम आदमी से बात कर रहे हैं, इतनी क्षमता होनी चाहिए। अब समस्या क्या है कि जो नेचुरल लैंग्वेज का जो टेक्स्ट है उसमें लेयर्स होती है भाषा की, ध्वनि का होता है, जैसे मैंने आगे बताया, ध्वनि, शब्द, अर्थ आदि होते हैं। तो उन सब का जो अर्थ है या तो उन लोकल होता है या फिर कहीं बाहर से आता है। मुहावरों वगैरह में तो अर्थ बाहर से आता है और कई बार शब्दों के अंदर ही अर्थ छुपा होता है। तो ये जब तक नहीं मशीन पकड़ पाएगी तब तक AI हो नहीं पाएगा। AI का मतलब है जो प्राकृतिक भाषा है उसकी जो क्रिएटिविटी है उसको मशीन के द्वारा समझना।
और अभी जो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है गूगल का बहुत बड़ा यूनिट है बेंगलोर में, दुनिया में हर जगह, वो सब यही प्रयास कर रहे हैं कि कैसे प्राकृतिक भाषा में अंतर्निहित जो अर्थ है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, चाहे वो वहां पर हो या कहीं बहुत बाहर से आ रहा हो, और उसको मशीन पकड़ ले। और काफी प्रगति भी इसमें हुई है। तो इसमें दो जो आप लोग जानते हैं, संस्कृत और एआई रिग्विक्स का पेपर है, उसको देखना चाहिए, और संस्कृत संगणकीय भाषा विज्ञान का आधार है, ये दो पत्र आपको देखना चाहिए। मैं जल्दी से क्लिक करता हूँ, ये देखिए रिग्विक्स का पेपर जो है, आप सब लोग उसको जरूर पढ़ें, उन्हें मिल जाएगा आपको कहीं। और दूसरा फिर से मुझे लगता है ये करना पड़ेगा, ओपन, चलिए मैं फिर से, मैं एक्चुअली पीडीएफ से कर रहा हूँ क्योंकि पीपीटी को शेयर करने में, स्क्रीन करने में चेंज में दिक्कत होता है कई बार, वो जूम में वो प्रॉब्लम करती है। एनीवे, तो ये जो दूसरा पत्र है वो है संस्कृत फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटेशन लिंग्विस्टिक्स निकोलस ओस्लर का। ये जो पढ़ना चाहिए, इससे पता चलता है कि क्यों आखिर संस्कृत महत्वपूर्ण है। और नई शिक्षा नीति में आज दो बातों का बड़ा बल दिया गया है कि हमारी अपनी भाषाओं में शिक्षा हो और टेक्नोलॉजी पर भी जोर दिया गया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी आप लोगों ने जो कार्यशाला किया है बड़ा बहुत वेल टाइम्ड है, क्योंकि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, तेजी से अग्रसर हो रहे हैं, और संस्कृत में जो टेक्नोलॉजी के जो अवसर हैं लोगों को, उसको हम रियलाइज कर पा रहे हैं। अब आजकल क्या हुआ है कि एआई जो है वो मशीन लर्निंग मेथड्स और एल्गोरिथम्स पे आधारित हो गई, क्योंकि डेटा 1995 जब इंटरनेट काफी तेजी से आया, उसके बाद से यानी इस दशक में 2000 ऑनवर्ड्स तो मशीन लर्निंग काफी प्रगति कर रही है, और हम कई ऐसे कार्य जो पहले नहीं कर पाते थे वो अब मशीन लर्निंग के जरिए कर पा रहे हैं। तो मशीन लर्निंग में आप देखिए 90s में जो एआई था, जब मैंने एआई का कोर्स किया था इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में, जहाँ मैं छात्र था, तो उस कोर्स का नाम था इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन उसमें जो पढ़ाना था वो था प्रोग्रामिंग इन प्रोलॉग और लिस्प, ये दो एआई भाषा मानी जाती हैं, उनमें प्रोग्रामिंग का कोर्स था। आज यदि आप कोर्स करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो वो मशीन लर्निंग और डीप मशीन लर्निंग के कोर्स होंगे। हमारे जो भी छात्र एक्सचेंज में, अभी ज्यूरिख यूनिवर्सिटी कई छात्र गए हैं, और वहाँ पे उनको सिमेंटिक्स या मशीन लर्निंग ये सब पढ़ाया जाता है काफी ज्यादा वहाँ पे। अब ये एआई में काफी प्रगति हुई है, मशीन की कैपेसिटी में काफी प्रगति हुई है, फिर भी उनका फ्यूचर अनसर्टेन इसलिए है कि कल एआई किस करवट बैठेगा, और डेटा में जिस तरह से विकृति मिल रही है, इंटरनेट पे मिक्सिंग हो रही है, कोई वाक्य आप शुद्ध किसी भाषा में नहीं कह सकते, आपको दूसरे भाषा का सहारा लेना पड़ता है। तो एआई के लिए नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, खासकर हमारे देश में, जहाँ की वैसे ही बहुभाषिक देश है, बहुत सांस्कृतिक देश है, यहाँ पे ज्यादा मिक्सिंग होती है। तो ऐसे केस में एआई क्या नई टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, मशीन में क्या होगा, थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटी है। अब क्या है कि एआई हमारे देश की अपनी एआई होगी। हमारे देश में यदि हम सबको पढ़ाना चाहते हैं अपनी भाषा में, यदि प्राइमरी लेवल तक हमको पढ़ाना चाहते हैं सबको, सारे लोगों को, 270 मातृभाषाएं हैं, 22 राष्ट्रभाषाएं, अनुसूचित भाषाएं हैं, 37 और एप्लीकेशंस हैं, सब हो जाएंगे तो 59 अनुसूचित भाषाएं हो जाएंगी, और 270 मातृभाषाएं। इन सब में यदि हम पढ़ाना चाहें छात्रों को प्राइमरी लेवल तक ही, तो सोचिए जो शब्दावली आयोग जिसका मैं भी अध्यक्ष हूँ, कितना बड़ा कार्य है कि हम सारी भारतीय भाषाओं में जो मूलभूत शब्दावली और विशेष शब्दावली सारे विषयों के बनाने पड़ेंगे, ताकि किताबें लिखी जा सकें और हम लोगों को अपनी भाषा में पढ़ा सकें। तो क्या 270 भाषाओं में हम इतने जल्दी कर पाएंगे कार्य? तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ही पड़ेगा आपको। तो इसलिए हमारे देश में एआई एकदम से आवश्यक है, उसके बिना हम शिक्षा ही नहीं दे पाएंगे लोगों को। कुछ तो शब्दावली बना देंगे हम, बाकी मशीन खुद सीख ले मशीन लर्निंग के जरिए। कहाँ से सीखेगा मशीन? जो उस भाषा के प्रयोग इंटरनेट पे मिल रहे हैं उससे सीखे। तो ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो हमारा भारत का अपना एआई होगा वो एक अलग नुआंस्ड एआई होगा। पश्चिम के देशों में समस्या नहीं होती, और हमारे यहाँ शिक्षा फ्री भी होनी चाहिए। तो हमें दोनों एफर्ट करने पड़ेंगे, शब्दावली निर्माण करना पड़ेगा, साथ साथ मशीन को भी ट्रेन करना पड़ेगा। कुछ हमने कर दिया, बाकी आप खुद सीख लो, तो ये करना पड़ेगा। एआई कैसे इंप्रूव करेगा?
हमारे देश की एआई जो है वो एक इम्प्रूव होनी है तो कैसे होगी? तो संस्कृत के शास्त्र जो है उसका यदि हम बूटस्ट्रैपिंग करें, बूटस्ट्रैपिंग प्रोसेस मतलब ये है कि थोड़ा एआई को गति दे हम रेलेवेंट कॉर्परा से, डिक्शनरी से, और साथ ही जो हमारे शास्त्र का जो व्याकरण, न्याय, मीमांसा, 3 बात मैं कहता हूँ, इनकी बूटस्ट्रैपिंग की जाए तो एआई को बहुत ज्यादा कॉर्पोरा नहीं देना पड़े। हमारे यहाँ क्या है कि हर भाषा में सामग्री उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में क्या है कि हम लोग रिसोर्स पुअर भाषा है, मतलब भाषा में इंटरनेट पे सामग्री नहीं है। भारत की सारी भाषा मिला दें तो 0.1% इंटरनेट पे हमारी उपस्थिति है। अंग्रेजी अकेले 53% है इंटरनेट पे, और हमारी भाषाएं 0.1% है। तो हम फिर ऐसी हमारी मुसीबत हो जाती है कि हम यदि सामग्री पहले लिखें सारी भाषाओं में और तब मशीन को ट्रेन करें तो फिर वो बहुत समय लग जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ तो जो सामग्री उपलब्ध है उससे ट्रेन करें, लैंग्वेज न्यूट्रल ट्रेनिंग दें भाषा को। और लैंग्वेज न्यूट्रल ट्रेनिंग में सबसे बड़ी बात क्या होती है, कॉमन वोकैबुलरी। जो भारतीय भाषाओं में जो कॉमन वोकैबुलरी है वो संस्कृत की है, उसको पकड़ लीजिए। उसके बाद जो बाकी भाषाओं में मशीन लर्निंग के जरिए कहिए कि आप बाकी शब्दावली को पकड़ सकें अपने आप। तो हमारे देश में हमारे एआई को ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम कैसे कुछ शब्दावली से ट्रेन करें, कुछ को पकड़ लें, उसके बाद कैसे हम अर्थ लगा सकें, उसके लिए हमें व्याकरण, न्याय, मीमांसा की बूटस्ट्रैपिंग करनी पड़ेगी हमारे एआई को। कहा भी था हमारे जॉन मैकार्थी ने जो knowledge needed for people to speak and to understand is not encoded in language, mostly not encoded in language। हमारे मस्तिष्क जो ज्ञान रहता है ज्यादातर भाषा में नहीं रहता, तो वो किस रूप में रहता है उस रूप को पकड़े और सीधे उसको टारगेट करें, तो कम डेटा में भी हमारा एआई फिर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैं इसी के साथ ये व्याख्यान यही समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि हमने कुछ नई बात आपको कही होगी और थोड़ा सा आपके मस्तिष्क को मैंने थोड़ा सा कुरेदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का कि आपने मुझे आमंत्रित किया, और मुझे आशा है कि हम सब इसमें और अग्रसर आगे हो पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है। और अभी जो आप लोगों ने सीखा, जितना मुझे लगा कि आप लोग अभी बेसिकली जो टाइपिंग, यूनिकोड वगैरह की बात, डाउनलोड करना, ऐप्स को इंस्टॉल करना सीख रहे हैं, इसमें आगे और कई कार्य हैं जो आपको अभी करने चाहिए, और उसकी मुझे लगता है कि उत्तर ट्रेनिंग की आवश्यकता और कार्यशाला की आवश्यकता पड़ेगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अनेकशः हार्दिक आभार सर को, बहुत ही वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान सर का, और निश्चित रूप से एक बड़ा कार्य सर के द्वारा किया जा रहा है। अब जैसा सर ने अभी बताया कि 270 भारत की भाषाएं जिनको कंप्यूटर के माध्यम से जोड़ करके और मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध करानी है, तो बिल्कुल बिना मशीन के यह संभव नहीं हो सकता है। और आपको बताते चले कि सर जो हैं भारत सरकार की संस्था वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं, और बहुत सारा कार्य इनके द्वारा इस क्षेत्र में किया जा रहा है। सर आपको बहुत बहुत आभार और मैं प्रणाम करता हूं। इसके अनंतर मैं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष आचार्य वाचस्पति मिश्र सर से निवेदन करूंगा कि सर आप अध्यक्षीय उद्बोधन के द्वारा इस सभा को संबोधित करें। आचार्य वाचस्पति मिश्र सर। अध्यक्ष जी के उद्बोधन के पहले एक सूचना दे दूं। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के निदेशक जी, जो कि विशेष सचिव भाषा भी हैं और हिंदी संस्थान के भी निदेशक पद का निर्वहन कर रहे हैं, वो भी इस सभा में समुपस्थित हैं। आपका स्वागत है सर। माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि अध्यक्षीय उद्बोधन देने का कष्ट करेंगे। सभी श्रोताओं का अभिनंदन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करना चाहूंगा। अभी आदरणीय झा सर को हम सुन रहे थे, अत्यंत ही दृश्यपूर्ण, और जैसे सर ने कहा कि नई जानकारियां सर ने दी।
सर ने बताया कि किस तरह से अलगोल लें और जो ये नॉर्बेकस फॉर्म था BNF, इसके माध्यम से किस तरह से उन्होंने पाणिनि को लेकर के और धीरे धीरे कंप्यूटर का विकास हुआ। और बहुत अच्छा सर एक बात कह भी रहे थे कि बहुतों का हम लोगों में से उस समय तक जन्म भी नहीं हुआ होगा, और तब जब IBM कंप्यूटर का सारा विकास कर रहा था, प्रोग्रामिंग चल रही थी, तब विदेश के विद्वान ही कह रहे थे कि भी तुम पाणिनि को लेकर के और नाम अपना डाल देते हो, पाणिनि से कॉपी करते हो और नाम अपना डाल देते हो। नाम बेकस ने अपना डाल दिया, नाम नोर ने अपना डाल दिया। उसमें उन्होंने BNF में कहीं भी पाणिनि का नाम जोड़ना नहीं चाहा। कुछ अमेरिकी विद्वान थे जो कह रहे थे कि भी पाणिनि का नाम भी जोड़ना चाहिए, जिनमें से शायद एक नाम जिंगरसन का था, कुछ मैं उच्चारण शुद्ध कर पा रहा हूं, एक विद्वान थे। किंतु मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा, सर भी चूंकि एक बहुत दायित्वपूर्ण पद पर हैं भारत सरकार के, और हमने प्रयास भी किया था, उस समय तक सर का इस प्रकार से नियोजन नहीं हो पाया था, प्रक्रिया चल रही थी कि हम इस आयोग के साथ मिलकर के कुछ उत्तर प्रदेश में कार्य बढ़ाएं, और जो मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए उसके लिए इंजीनियरिंग और चिकित्सा के जो ग्रंथ हैं उनका किस प्रकार से सही ढंग से अनुवाद हो सके, उसमें अच्छे चिकित्सकों के साथ और बड़े अच्छे वैज्ञानिक इंजीनियरों के साथ मिल करके, और सर जहां पर आजकल अध्यक्षता कर रहे हैं उस आयोग, शब्दावली आयोग के साथ मिल करके, और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी कार्यशालाएं करे जिससे कि जो शिक्षा, प्रौद्योगिकी की शिक्षा या चिकित्सा की शिक्षा है वो मातृभाषा में दिए जाने की तरफ कुछ कदम बढ़ाए जा सकें। किंतु बस एक कष्ट में सर के साथ शेयर करना चाहूंगा कि इतनी सारी जानकारियां दी, मैं अनेकशः कई सारे कंप्यूटर विभाग में, जो विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में एक प्रकार से कंप्यूटर की डिग्रियां दे रहे होते हैं, बांट रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, सब लोग BCA MCA कर रहे हैं या BTech करा रहे हैं कंप्यूटर विज्ञान में। सर कष्ट इस बात का है कि जो आपने जानकारियां आज हमें दी, जो संस्कृत के यहाँ पर सारे लोग अध्येता जिज्ञासु उपस्थित हैं, उन्हें इस सब को जान के कहीं ना कहीं महोदय आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कर लें। गर्व कर पाते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं अपने आपको भारतवर्ष में हम उत्पन्न हुए इस बात पर गर्व अनुभव कर पाते हैं। किंतु जो भी कहीं भारतवर्ष में ये अभियांत्रिकी की या संगणकीय पढ़ाई कर रहा है, शायद वो इस तरह, जिस तरह वैज्ञानिक ढंग से आपने बताया कि किस प्रकार से पाणिनि, फिर सोस्योर, और फिर जो है ये चॉम्स्की के माध्यम से होते होते, और आज जो कंप्यूटर का जो ये AI का रूप विकसित हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं गंगोत्री का रूप पाणिनि जी ने ही धारण किया हुआ है, वहीं से वो धारा जो प्रारंभ हुई। तो ये मैं चर्चा करता हूँ, कई बार जाता हूँ, ये सब बताना चाहता हूँ, BNF की चर्चा करता हूँ, तो अच्छे अच्छे जो विशेषज्ञ हैं संगणक के, वो लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं कि अच्छा ऐसा भी है। मतलब कई बार लोग कल्पना में या वैसे तो कह देते हैं कि भी सर्वोत्तम भाषा है, या कुछ का कुछ ऐसे कई बार कहते रहते हैं कि नासा ने ये कर दिया, नासा ने ये बताया। किंतु जो जिस तरह से वैज्ञानिक ढंग से सर ने बताया और तर्कसंगत ढंग से और प्रमाणों के साथ बताया, ऐसे जब हम कभी चर्चा करते हैं किसी के साथ, थोड़ी सी भी कुछ चर्चा होती है इस तरह की, BNF की या नोम चॉम्स्की की, तो लोग बड़े ऐसा देखते हैं कि अरे ये भी है क्या, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है। तो मैं सर से कहना चाहूंगा कि सर चूंकि एक भारतवर्ष के इस तरह के स्थल पर हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो आधुनिक अध्ययन भारतवर्ष में हो रहा है संगणक का, वहां भी इन सब बातों का समावेश होना चाहिए। और हम चाहेंगे, यदि सर हमें अनुमति देंगे, तो सर के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के जो अच्छे प्रौद्योगिक विद्यालय हैं, जहाँ एक तो अपना बड़ा विश्वविद्यालय है अब्दुल कलाम, तो इन सबके द्वारा मिलकर के भी हमारी योजना थी कि हम ये सब चीजें जो इस समय के अध्ययन कर रहे लोग हैं, जो मतलब उसी मुख्य, हम लोग तो सब संस्कृत धारा वाले लोग आज यहाँ जुड़े हुए हैं,
जो कंप्यूटर की धारा वाले लोग हैं, संगणकीय धारा वाले लोग हैं और वहां काम कर रहे हैं, उनको इन सब चीजों का कुछ संज्ञान मिले और वो फिर संस्कृत के साथ मिलके कुछ काम करना चाहें, तो एक बहुत अच्छा अवसर हुआ। ये तो कहना चाहिए कि ये कार्यशाला इस रूप में भी सफल हुई कि सर के जो पढ़ाए हुए शिष्य प्रशिष्य हैं, उनका तो योगदान एक अलग तरह का है ही, वो सफलता में सारा योगदान उन्हीं का है। किंतु आज एक नई धारा यदि और भी प्रवाहित हो सके उत्तर प्रदेश में, भारतवर्ष में, कि संगणक वाले लोग इस तरह से सारे पाणिनि के उपक्रम को, पाणिनि की जो माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अनम्यूट हो लें। आप अनुमति दे दो, अनुमति की गड़बड़ी हो जाती है बीच बीच में, लगता है। तो बस मैं इस कार्यशाला को और अच्छा विस्तार दिया जाए और जैसे हमारा संभाषण का कार्यक्रम सतत चलता रहता है, इस कार्यक्रम को भी हम सतत चलाएं। जितने हमारे अभी बात कर रहे थे हम, जैसे एक गौरी शंकर संस्कृत विद्यालय से बता रहे थे संस्कृत के अध्यापक कि उन्हें इतना लाभ हुआ, तो क्यों ना जितने हमारे उत्तर प्रदेश में संस्कृत के अध्यापक हैं उनको हम एक अनिवार्य रूप से इस तरह की कार्यशाला में जोड़ें, जो हमारे महाविद्यालय में या माध्यमिक विद्यालयों में जहां कहीं भी संस्कृत के अध्यापक हैं उनको इस सब से जोड़ें, तो उनको दोनों तरह से एक आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं एक बात मैं कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है, अभी एक सज्जन कह रहे थे कि हम संस्कृत वाले संगणक को नहीं जानते। मैं आपको बात बताऊं, भारतवर्ष में अब भी सर इस बात का अनुमोदन करेंगे, संस्कृत वाले नहीं, अन्य विषय वाले भी संगणक के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। मैं अपने महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में देखता हूँ तो कुछ ही लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत समझते हैं, जानते बूझते, नहीं तो सबके लिए अबूझ पहेली जैसा ही है। तो इसमें कोई आप अपने आप में आत्महीनता अनुभव ना करें, किंतु इस कार्यशाला के माध्यम से हम इसका और थोड़ा सा और रोप, चूंकि पहला ये सत्र था तो इस सत्र में कुछ कठिनाइयां भी आई होंगी, कुछ ना कुछ नए अनुभव हुए होंगे। इन अनुभव को सीखते हुए और हम इस कार्यशाला को यदि निरंतर चला सके और अच्छा प्रचार प्रसार कर दें, तो मुझे लगता है कि जितने भी संस्कृत से जुड़े हुए कहीं भी लोग हैं, वो संस्कृत धारा के भी हो सकते हैं या जो मुख्य धारा एक है मैकाले वाली धारा, उसके भी हो सकते हैं। दोनों लोग इससे लाभान्वित होंगे और वो लोग कुछ नई बातें जब जान जाएंगे तो वो और अपने अन्य समुदाय को बताएंगे, तो कहीं ना कहीं ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा। मैं गिरीश नाथ झा सर का तो आभार व्यक्त करना ही चाहूंगा कि उन्होंने दोनों रूप से हमें उपकृत किया, कि उनकी जो प्रवाहित ज्ञान धारा थी शिष्य प्रशिष्य के रूप में, उन्होंने हमारे इस सत्र को बहुत मतलब सारा उन्हीं का ही ये था कि उन्होंने किस रूप से इसको सत्र को बहुत अच्छे ढंग से सबको समझा करके चलाया। और दूसरा, आज जो आपकी गरिमामयी उपस्थिति हुई और आपने जिस ढंग से, बहुत तर्कसंगत ढंग से जो आपने ये अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया, इसके लिए मैं आपका जितना आभार व्यक्त करूं, जितनी कृतज्ञता प्रकट करूं, वो कम ही रहेगी। भविष्य में भी आप इसी प्रकार यदि समय देते रहेंगे तो हम सब लोग कहीं ना कहीं अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहेंगे। इसके लिए आपका और आपके सभी शिष्य परंपरा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार सर। आचार्य वाचस्पति मिश्र सर संस्थान के अत्यंत ही ऊर्जावान और कर्मठ अध्यक्ष हैं। जब से इन्होंने वहां की कुर्सी संभाली है तब से अहर्निश प्रयत्नशील रहते हैं कि संस्कृत का प्रचार प्रसार हो, संस्कृत के जो जिज्ञासुजन हैं उन तक उनकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किया जाए। और एक हमेशा उनके अंदर एक नई क्रिएटिविटी रहती है कि कोई अच्छी योजना हमारे सामने आप बस लेके आइए, मैं
उसको कोशिश करूंगा कि उसको कार्य रूप में परिणत कराऊं। तो सर के निर्देशन में, सर के अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लगातार अग्रसर हो रहा है और उसी में सहयोग मिल जाता है श्री पवन कुमार सर IAS का। दोनों की जोड़ी अद्भुत है, दोनों का मेल मिलाप और दोनों की कार्य योजना, दोनों की सृजनशीलता प्रणम्य है। तो बहुत बहुत आभार सर आपके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। और जैसा कि सर बता रहे थे कि आगे भी इस योजना को हम लोग आगे लागू करेंगे। जगदानंद झा सर ने भी बताया था कि आगे हम एक लंबी कार्यशाला 25 दिन की या 1 महीने की चलाएंगे। तो जो जिज्ञासुजन इसमें थोड़े से ट्रेंड हुए हैं, थोड़ी प्रवृत्ति उनकी हुई है कंप्यूटर के प्रति, अगले 1 महीने में जब आयोजित होगी वह कार्यशाला तो निश्चित रूप से आप और भी अधिक उसमें निपुणता प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके पश्चात डॉक्टर अरुण कुमार निषाद जी जो सहायक प्रोफेसर हैं संस्कृत के, मदर टेरेसा महिला महाविद्यालय। 1 मिनट के लिए जी जी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के आदरणीय निदेशक महोदय उपस्थित हैं। आपको सवेरे से घर से निकले हुए हैं और अनेक विभागों का दायित्व आपके ऊपर रहता है। आपका 2 आशीर्वचन हम लोग सुनना चाहेंगे, उसके बाद और जो गतिविधि आपकी है करते रहेंगे। आप बुला लें आदरणीय निदेशक। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। तो बड़ा ही अच्छा संकेत किया जगदानंद झा सर ने। श्री पवन कुमार सर IAS जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के निदेशक हैं, साथ ही में हिंदी संस्थान के भी निदेशक हैं। बहुत ही कर्मठ, बहुत ही प्रतिभावान और संस्कृत के प्रति समर्पित रहने वाले, विभिन्न उत्तर प्रदेश के जनपदों में जिलाधिकारी के रूप में भी कार्य किया है आपने और वर्तमान में भाषा सचिव के पद पर भी कार्य कर रहे हैं। तो एक महत्तर गुरुतर दायित्व का निर्वहन करते हुए संस्कृत को एक विशाल स्वरूप प्रदान करने में जो आपका योगदान है वो अत्यंत प्रशंसनीय है, अत्यंत प्रणम्य है। सर मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने आशीर्वचन से हम सबको कृतार्थ करें। आदरणीय निदेशक सर। धन्यवाद अवनींद्र जी। आज मेरे आने से पहले संस्कृत संस्थानम के आदरणीय अध्यक्ष जी बोल रहे थे और उन्होंने जो बात कही है मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि इस संगणक कार्यशाला जो हमने 1 सप्ताह की आयोजित की उसमें हमारा ये प्रयास था कि पूरी विश्व में जिस प्रकार के परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं उनसे संस्कृत को कैसे जोड़ा जाए, संस्कृत को कैसे उपयोगी बनाया जाए, संस्कृत को कैसे आम जनमानस के लिए उपयोगी बनाया जाए, ये हमारा लक्ष्य था। और मुझे खुशी है कि 14 से 20 जुलाई तक जो संगणक कार्यशाला आयोजित की गई उसमें हमारे जो प्रशिक्षकों ने, जिसमें कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी हैं, दिवाकर मिश्र हैं, विपिन कुमार झा हैं, उमेश कुमार सिंह, नृपेंद्र पाठक जी और हमारे संस्थान से जुड़े हुए जगदानंद झा, इनका बड़ा महती योगदान रहा है। विभिन्न विषयों पर इन्होंने कार्यशालाएं की हैं, विषयगत आपको अध्यापन सामग्री दी है, अध्ययन सामग्री दी है। और इन सबसे ऊपर मैं आज विशेष रूप से प्रोफेसर गिरीश नाथ झा जी का धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, नए नए फोन्स में, नए नए टेक्निक्स में, नए नए एल्गोरिथम्स में, उसमें इन्होंने बहुत ही सारगर्भित तरीके से कम समय में और बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि विद्वत्पूर्ण भाषण दिया है। तो मैं विशेष रूप से प्रोफेसर गिरीश नाथ झा जी का आभारी हूँ कि उन्होंने एक महती दायित्व का पालन किया है। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए संयोजकों का भी मैं आभार प्रकट करूंगा क्योंकि पिछले 7 दिनों से ये बड़ी डिफरेंट टाइप की कार्यशाला थी जिसमें कि चंद्रकांत शुक्ल जी, अवनींद्र पांडे जी, प्रतिभा आर्या जी और संस्थान से जुड़े हुए अरुण कुमार निषाद जी, इन सबका बैकग्राउंड सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है। इन्होंने पूरे कार्यक्रम को जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है उसके लिए संस्थान आपके प्रति आभार व्यक्त करता है। संस्थान विशेष रूप से अपने अध्यक्ष आदरणीय वाचस्पति मिश्र जी का भी आभार प्रकट करता है कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने की परमिशन दी, अनुमति दी
और ये कार्यक्रम उनकी अनुमति से ही ये संभव हो सका और बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया। जगदानंद झा जो इस कार्यक्रम को लेकर पूरी रूपरेखा जिन्होंने बनाई थी, मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम के सफल होने पर सबसे ज्यादा जो क्रेडिट है उन्हीं को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है। मैं संस्थान के और भी सभी अधिकारियों का, दिनेशन मिश्र जी हैं और हमारे मैडम शाक्या हैं, इनसे जुड़े हुए और भी कई पदाधिकारी हैं, हमारी तकनीकी टीम है, उनका भी मैं सपोर्ट का थैंक्स करता हूं कि उन्होंने पूरे सिस्टम में लगातार रह के इस बहुत ही कार्यशाला को आयोजित किया है। और ये कार्यशाला हो सकती है कि कम लोगों ने अटेंड की हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने अटेंड की है वो आगे भी चल के लोगों तक इस कार्यशाला का लाभ प्रचारित प्रसारित करेंगे, ताकि इस कार्यशाला का हम लाभ पूरी तरीके से ले सकें। मैं एक बार फिर से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए लोगों का और इस कार्यक्रम को सुनने वालों का, इससे किसी ने ग्रह जो लेवल पे लोग जुड़े हुए हैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। और संस्कृत संस्थान की तरफ से एक बार फिर से आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट सर का, मैं सबसे ज्यादा तो आभार सर का करूंगा। जब चंद्रकांत जी एक पत्र भेजे, 10 तारीख का वो समय रहा होगा कि ये कार्यशाला हो, संस्थान में पत्र आया और 11 को हमारे यहाँ सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान कार्यक्रम था और इस प्रकार से सर के संज्ञान तक वो बातें नहीं पहुंच पाई थी। अध्यक्ष जी के संज्ञान में इस बात को लाया गया और इसका एडमिशन खोल दिया गया था। स्थिति ये हुई कि 600 से ज्यादा लोग जब इसमें पंजीकृत हो गए तो बड़ी समस्या ये थी कि इतने लोगों को प्रशिक्षण दें तो कैसे दें, कोई न कोई जूम पटल मुझे खरीदना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में सर आपने 24 घंटे के अंदर में जो अनुमति दी और जूम को रिचार्ज करा करके और सारी व्यवस्थाएं सुलभ करा दी, इसके लिए सारे प्रशिक्षणार्थियों की ओर से, सभी की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। यदि सर आप अनुमति नहीं दिए होते तो हम इतना अच्छा आयोजन और इतना कुछ नहीं कर पाते। इसके लिए हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि अनेक जो अच्छी योजनाएं होती हैं, उन अच्छी योजनाओं के ऊपर सर का वरद हस्त हम लोगों के ऊपर रहता है और सर उस योजना की उपयोगिता को देखते हुए तुरंत अनुमति प्रदान करते हैं और निश्चित रूप से कभी भी उसके बीच में धन की बाधा नहीं आने देते हैं। धन शक्ति के द्वारा हम लोगों को मजबूत करके हम लोगों को आगे की ओर पाथेय प्रदान करते हैं कि हम इस संस्कृत के कार्य में पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ लगे रहें। तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि सर अत्यंत प्रणम्य है, अत्यंत प्रशंसनीय है। तो पुनः एक बार सर का आभार करता हूं मैं। इसके पश्चात अरुण कुमार निषाद जी को मैं आमंत्रित करूंगा। आप सहायक प्रोफेसर हैं मदर टेरेसा महिला महाविद्यालय सुल्तानपुर में, कि यह जो कार्यशाला 7 दिवसीय हुई, सभी को सूचित किया गया था कि इस कार्यशाला के अंत में एक टेस्ट भी होगा, तो उसके बारे में आप सूचना सबको प्रदान करें। अरुण कुमार निषाद जी। जी बहुत समय से सभी लोग इसका इंतजार भी कर रहे हैं। जैसा कि जी हमारे यशस्वी निदेशक जी, आदरणीय अध्यक्ष जी झा जी और हमारे सभी अग्रज तथा इसमें प्रतिभाग करने वाले सभी गुरुजन एवं मित्र, आप सभी का संस्थान की तरफ से, हमारे आयोजक मंडल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन है। आप सभी को इस कार्यशाला के जो प्रश्न पत्र है उसके लिए 30 मिनट का समय है। मैं लिंक शेयर कर देता हूं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रतिभागियों को सूचित किया जाता है कि कार्यशाला के लिए टेस्ट का जो लिंक है, साथ ही में फीडबैक का भी लिंक है, उसी में एक ही साथ दोनों टच है, आपको चैट बॉक्स में दे दिया जा रहा है। और ये अरुण कुमार निषाद जी ने डाल दिया इसको। और कितना समय है इसके लिए अरुण जी? 30 मिनट सर। 30 मिनट जी।
तो 30 मिनट के अंदर आप इसको करके प्रेषित कर दें। कार्यशाला भले संपन्न हो जाए, आप ये संपूर्ण सत्र भले ही समाप्त हो जाए, आप 30 मिनट के अंदर उसको जरूर प्रेषित कर दें। हमें लग रहा है कि आप लोगों ने जो ज्ञान प्राप्त किया है, आपको 10 मिनट से अधिक नहीं लगेगा। और देखिए किसी का आया है रिस्पांस की वो लिंक कार्य नहीं कर रहा है, तो जरा उस पर ध्यान दें। जी जी जी। तो आप सभी को मैं सूचित करता हूं, प्रतिभागी जनों को, अपने साथियों को, कि लिंक से संबंधित जो भी समस्या है उसको तुरंत सॉल्व कर दिया जाता है और सॉल्व करने के बाद पुनः आपको प्रेषित किया जाता है। और जब से लिंक खुलता है आपके पास 30 मिनट का समय रहेगा। आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, एक अच्छा फीडबैक आप देंगे और इस टेस्ट को पूर्ण करेंगे। तो अब यह कार्यशाला समापन की ओर है। मैं एक सूचना और आप लोगों को दे दूं। उस लिंक को शॉर्ट कर दिया था तो इसीलिए हो रहा होगा, खोल करके देख लीजिएगा। मैं ये लिंक दे रहा हूं यहाँ पर। इस लिंक को खोल करके देख लें एक बार। हाँ, और प्रत्युत्तर आ गया कि यह लिंक कार्य कर रहा है। ठीक है, धन्यवाद। तो आप लोग लग जाएं अपने कार्य में। और साथ ही में एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जैसा जगदानंद सर कह रहे थे कि आगे 1 महीने की कार्यशाला संभवतः आयोजित होगी बहुत शीघ्र ही। तो एक सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आप संस्कृत के जिज्ञासु हैं और चाहते हैं कि तकनीकी दक्षता थोड़ी बहुत प्राप्त हो, क्योंकि तकनीकी दक्षता के साथ ही आप संस्कृत का ज्ञान और भी सरलता से और व्यापक रूप से प्राप्त कर सकते हैं, तो एक कंप्यूटर जरूर खरीद लें। अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो अगली कार्यशाला प्रारंभ होने के पहले, और हम उम्मीद करते हैं कि आप निश्चित रूप से कंप्यूटर लेंगे ताकि आप संस्कृत के ज्ञान का संवर्धन कर सकें। तो सर इसके बाद अब शांति पाठ के लिए आमंत्रित करूं। जी। तो कार्यशाला यहीं पर पूर्ण होती है और पूर्णता के लिए शांति पाठ अपनी भारतीय परंपरा है। तो शांति पाठ हेतु मैं पुनः डॉक्टर प्रतिभा आर्या जी को आमंत्रित करता हूं कि डॉक्टर प्रतिभा आर्या जी एक बार उसके पहले शांति पाठ के पूर्व थोड़ा सा धन्यवाद ज्ञापन मैं जगदानंद झा सर से कहूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन कृपया सभी का करें आप। यह गुरुतर दायित्व तो आपने दिया है और कहाँ से शुरू करूं, कहाँ तक ले जाऊं, क्योंकि वृत्त कथन पूरा नहीं हो पाया है चंद्रकांत जी का। और यदि चंद्रकांत जी अपना वृत्त कथन कह देते तो लोगों को यह भी पता चल जाता कि हमारे जो संयोजक गण हैं उनके मध्य भी एक कार्य विभाजन था कि कौन किस दायित्व को संभालेंगे। और हो गया सब उसी में, आप धन्यवाद में ही सब कह देंगे। तो मुख्य संयोजक के रूप में यहाँ चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी थे। आप प्रतिभा आर्या जी जो रोज दिन लिंक देती थी, आपके अटेंडेंस को देखती थी। अरुण निषाद जी जो सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे थे, समाचार पत्रों को हैंडल कर रहे थे। आप देख रहे होंगे कि प्रतिदिन किसी न किसी समाचार पत्र में कोई न कोई समाचार प्रकाशित होते ही रहता था, तो प्रचार प्रसार भी आवश्यक था। तो अरुण निषाद जी उस कार्य को देख रहे थे। अरुण निषाद जी को, प्रतिभा आर्या जी को, अवनिंदर जी से रोज आपकी मुलाकात यहाँ होती रही है। आप ये जो संचालन का कार्य है आप देख रहे थे और मैं आप सब लोगों के सहयोग के लिए जहाँ कभी कुछ कमी रह गई हो उसके लिए मैं दत्तचित्त होता था और कार्यालय स्तर से जो कुछ इसके लिए आगे कुछ किया जाए उसके लिए मैं प्रयत्नशील रहता था। तो आप सभी संयोजकों का आभार, सबसे अधिक आभार और धन्यवाद उन प्रशिक्षणार्थियों का जिनसे मुझे आशा है कि संस्कृत संस्थान यदि भविष्य में यह ऑनलाइन प्रशिक्षण देगा तो उसमें प्रशिक्षक के रूप में जो मिलने वाले हैं उनके लिए अग्रिम धन्यवाद। क्योंकि फीडबैक फार्म में एक प्रश्न पूछा गया है कि क्या संस्कृत संस्थान ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजन करेगा, उसमें आप प्रशिक्षक की भूमिका का निर्वाह करेंगे।
और उसके लिए मानदेय की भी व्यवस्था है, क्योंकि जो हमारे शीर्षस्थ गुरु थे वो लोग तो 7 दिनों में 2 दिन 3 दिन समय दिए, और उन लोगों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन आगे हम ही और आपको संभालना है, और जो शेष बचे हुए लोग हैं, 1000 से अधिक लोगों का नामांकन हुआ था, और बहुत सारे विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं, छात्र हैं, जहाँ ये सूचना नहीं पहुंच पाई हो या जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए होंगे, उनको भी प्रशिक्षित करना है, जोड़ना है। चंद्रकांत दत्त जी चाह रहे थे कि विद्यालय में छात्रों को पढ़ना है तो इसका लाइव सेशन वहां करा दिया जाए। दिन में समय नहीं था, इसीलिए दिन में इसे नहीं चलाया जा सका। तो उस उपक्रम के लिए भी हम आपका आह्वान करते हैं और अग्रिम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। संस्थान के यशस्वी अध्यक्ष महोदय यहाँ पर उपस्थित हैं। चंद्रकांत जी ने संकल्प व्यक्त किया, क्योंकि एक बड़ी समस्या थी। शुरू के दिन में भी मैं कहा था कि यह एक पाठ्यक्रम का अंग है और यहाँ न तो अध्यापकों को विशेष रूप से इसके बारे में जानकारी है और छात्र तक जानकारी तो दूर की बात थी। ऐसी विषम परिस्थिति में आवश्यक था कि एक कार्यशाला हो और लोगों को इसके विषय में बताया जाए और एक मैटर तैयार किया जाए। टीचिंग मैटर हमारे पास उपलब्ध नहीं था। आज हमारे पास टीचिंग मैटर है, वीडियोज हैं, हम उसको छात्रों तक पहुंचा सकते हैं, अध्यापकों तक पहुंचा सकते हैं, पीपीटी दे सकते हैं और इसको एक पुस्तक आकार में भी देने का संकल्प है। अध्यक्ष महोदय का आशीर्वाद बना रहा तो जो भी इसमें जुड़े हुए प्रशिक्षक लोग थे उन लोगों के सहयोग से इसे पुस्तकाकार दिया जा सकेगा, ताकि आने वाले दिनों में इसका लाभ छात्रों को मिल सके, वो पढ़ सकें इस पुस्तक को। तो अध्यक्ष महोदय का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। निदेशक जी का आभार प्रकट अभी मैंने किया था। अमूमन यह कहा जाता है कि सरकारी कामकाज थोड़ी देर से होती है, लेकिन यह जो कार्यशाला आयोजित हुई, संस्थान अन्य कार्यक्रमों में भी व्यस्त था, सभी लोग व्यस्त थे और इस व्यस्ततम समय में सचिवालय में शाम के समय भी फाइल भेज करके और उसमें अनुमति प्राप्त करना, सेम डे डाटा रिचार्ज कराना, यह सारा काम हो गया और इसके लिए तत्पर होकर के हमारी निदेशक जी ने कार्य किया। हमें सभी जगह से सहयोग प्राप्त हुआ, संस्थान के जितने कर्मचारी हैं उनका सहयोग प्राप्त हुआ और इस रूप से यह कार्यशाला आज निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति की ओर है। आप सभी लोगों का आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित रूप से जब ईश्वर की अभिलाषा होती है तो सारी योजनाएं का सूत्र एक दूसरे के साथ जुड़ता चला जाता है और वो कार्य संभव हो पाता है। सूत्रधार के रूप में चंद्रकांत सर मौजूद रहे और इस कार्य को मूर्त रूप प्रदान करने में जगदानंद झा सर का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि आप ही माध्यम रहे, आप ही सब कुछ करता। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अमरवाणी। धन्यवाद। विजयताम। अमरवाणी। विजयताम। जयतु संस्कृतम। जयतु भारतम। पुनर्मिलामः। इसी उद्घोषणा के साथ हम पुनः मिलेंगे। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। आप हमें उम्मीद है कि आप अपना ये टेस्ट लिंक पूर्ण कर लिए होंगे और नहीं किए हो तो यथाशीघ्र पूर्ण करें। आप सभी को साधुवाद, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।